एक मिनट। सो हाय एवरीवन, ये होगा सेशन 42 लॉ ऑफ वन का। और एक मिनट मैं शेयर स्क्रीन कर दूं ताकि किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकें। और आप लोगों को वो कुकर की सीटी ना सुनाई दे, इसलिए मैं बेडरूम में बैठी हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा है। रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग मैं अभी शुरू करती हूँ। ऑन ऑन। आप अभी कुछ कह रहे थे, एक सेकेंड। आप अभी कुछ कह रहे थे कि फोर्थ डेंसिटी में आपने जो अभी सरप्राइज दिया वो जरा प्लीज दोबारा रिपीट करना। एक मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मैंने। आप जरा वो रिपीट करना, आपने अभी क्या कहा था। हाँ मैम, फोर्थ डेंसिटी में अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग पूछ रहे थे कि मिनिमम लाइफ साइकिल कितनी होती होगी, मतलब एक व्यक्ति की एक लाइफ साइकिल कितनी होती होगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आई थिंक या तो आज के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में रा बताएगा कि फोर्थ डेंसिटी में एक व्यक्ति की एक लाइफ साइकिल, क्योंकि मरते वहां पर भी है, ऐसा नहीं है, एक लाइफ साइकिल 90,000 साल की होती है। अच्छा। और 90,000 साल, क्योंकि लेसन्स इतने मतलब आराम आराम से होते हैं वहाँ पे, वो इसीलिए क्योंकि आपकी पिछली जितनी जिंदगियां होती हैं वो सारी आपकी आंख के सामने होती हैं। तो उनके अंदर जो जो एरर्स होते हैं ना, उनको ठीक करते 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 उनसे सीखते 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 आगे चलते हैं। तो जितना भी आपका एक्सपीरियंस हुआ होता है अभी तक का, वो टोटल वहाँ पे बैठ के आप रिजॉल्व करते हो, इसलिए लंबी लंबी लाइफ साइकिल होती है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने कुछ और भी हाँ, आप बता रहे थे कि फोर्थ डेंसिटी में जाने के बाद इस जन्म में, मतलब फॉर एग्जांपल फोर्थ डेंसिटी में जाने से पहले आप 3D में जिन लोगों का साथ था आपका, आप फोर्थ हम्म। डेंसिटी में जाने के बाद उन लोगों की हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ कह रहे थे आप, जरा वो रिपीट करना। हाँ मैम, अगर मान लो फोर्थ डेंसिटी में आपके लव्ड वंस, जिनको आप प्यार करते हो, आप कर गए प्रोग्रेस, उन्होंने प्रोग्रेस नहीं की, आप उनको मनाते रह गए, समझाते रह गए, वो नहीं माने, वो आए नहीं इस बात पे, विभाजन वाले रास्ते पे चलते रहे। तो फिर आप ना वहाँ पे जाके आपको अपनी, क्योंकि प्रीवियस पूरी सारी लाइफ याद रहती है, तो फिर आप वहाँ पे अपने इस तरीके के क्राफ्ट वगैरह की सारी चीज़ें बनाते हो, सीखते हो। फिर आप जिस तरीके से कन्फेडरेशन काम करती है ना, इस तरीके से आप भी वो सारी चीज़ें सीखते हो, वहाँ की गाइडलाइन सीखते हो, और फिर उन लोगों की मदद करने के लिए वो जिस भी ग्रह पे होंगे, आप वहाँ जाके उनकी मदद करते हो, ताकि वो भी आपके साथ फर्दर प्रोग्रेस करें। इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ खींच-खींच के एक दूसरे की प्रोग्रेस कराई जाती है। इसीलिए जो फोर्थ डेंसिटी के बीइंग्स जो हमारी मदद करने के लिए इस वक़्त आए हुए हैं, जो कि आपको आजकल दिख रहे होंगे आसमान में, तो वो किसी न किसी टाइम पर हमारी ज़िंदगी से जुड़े रहे हैं, हमसे पहले प्रोग्रेस कर गए हैं। हो सकता है प्रीवियस ज़िंदगी में हमसे पहले निकल गए हों, उससे पहले वाली में हमसे पहले निकल गए हों। तो वो हाथ पकड़-पकड़ के हमारी हेल्प कराने की कोशिश करते हैं कि अरे इधर आ जाओ, तुमने पहले समझाया था तब भी नहीं माने, अब तो मान जाओ हमारी बात। तो इस तरीके से वो हेल्प कर रहे होते हैं, बट वो फ्री विल के इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है फ्री विल सबसे बड़ी लॉ है पूरे यूनिवर्स की। तो उसके हिसाब से वो मिस्ट्री क्रिएट करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े और फिर आप उस डायरेक्शन में भागना शुरू करो। तो ये जो इस वक्त फोर्थ डेंसिटी के हमें हेल्प करने आ रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे, मतलब क्या साईं बाबा या कोई किसी गुरु को मानते हैं, तो वो भी हो सकते हैं कि जो समझो फोर्थ डेंसिटी में निकल चुके हैं। हाँ मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ऐसे क्योंकि समझ सकते हो। इतने सारे लोगों को सिक्स डेंसिटी वाले राज जैसे लोग और कॉन्फेडरेशन के लोग जो मिलने आते हैं या दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही हो सकते हैं ना, वो भी हो सकते हैं ना। हाँ मैम, बिल्कुल हो सकते हैं वो, हम्म। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, वैसे भी ठीक है। मैम फोर्थ डेंसिटी के जो बीइंग्स होते हैं ना, वो हमारे जैसे नहीं है मैम, बहुत एडवांस्ड होते हैं। अभी वो ये भी बताएगा फोर्थ डेंसिटी में बॉडी कैसी मिलती है, क्या होता है, सारा कुछ बताएगा। अगले सेशन में या इसमें, दोनों में से किसी एक ठीक है, में। वो तो देख लेते हैं वो क्या बताता है। अ, ठीक है, अब सेशन शुरू करें। हाँ मैम, पहले रिचुअल कर लेते हैं हम ना। हाँ जी। तो मैम, सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है, लॉ एक है।
सवाल है हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान इसको सीखना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? मैम जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह हम सब मिलकर जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं या यूट्यूब पर देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे, हम उनके दिलों पर, उनके घरों पर, उनके परिवारों पर, जिनकी वो वेल विश करते हैं उन पर, अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म को या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इसमें एंटर ना करे क्योंकि लॉ एक है। अब कम्युनिकेट करना मैम। ओके। कल के सेशन पे के बारे में मेरा एक सवाल था पा। कल हाँ डॉन ने पूछा कि उनके वो होते हैं ना प्रोटॉन्स, तो उसमें आयरन और कॉपर की बात कर रहा था। तो ये आयरन और कॉपर कहाँ से आ गया अचानक? और वो वेजिटेशन में या 3D में आयरन या कॉपर क्यों आएगा? मैम देखो, सबसे पहले उसने कहा था कि ये जो वो होती है ना प्रोटॉन के अंदर की जो एनर्जी है, वो पहले हाँ केमिकल बनाना शुरू करती है। हाँ। अब केमिकल वो किसी भी फॉर्म में बना सकती है क्योंकि उसकी इच्छा लगी होती है। अब वो चाहे तो उस केमिकल में कॉपर का एलिमेंट भी ऐड कर ले अपने अंदर उसे मतलब लोहे का भी एलिमेंट ऐड कर ले, सोने का कर ले, चांदी का कर ले, कुछ भी कर ले। वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट है। जी। तो वो चीज़ें जो हमारे पेड़ पौ क्योंकि वो वहाँ से फिर सिंगल सेल बनना शुरू होता है और वो सिंगल सेल बनते लाइफ फॉर्म शुरू होती है। जैसे मछलियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें क्योंकि पानी के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। हाँ। तो वहाँ से होते-होते फिर पेड़-पौधों के अंदर भी उसका अंश जाता है। पेड़-पौधे भी उससे सीखते हुए आगे निकलते हैं। पेड़-पौधों से फिर धीरे-धीरे जानवरों की श्रेणी बननी शुरू होती है। हम्म मैम वो जानवरों के अंदर भी वो धीरे-धीरे ट्रांसफ़र करता है। हम्म। जानवरों से धीरे-धीरे हम लोग इंसान की श्रेणी में आते हैं। किसी केस में हम लोग ये पेड़-पौधे खा रहे होते हैं, किसी केस में हम लोग जानवर खा रहे होते हैं। तो उस वजह से वो सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी हर चीज़ मैम सिंगल सेल से शुरू होती है, तो सिंगल सेल जो होता है ना, वो अपनी इच्छा के आधार पर अपने आप को बढ़ा रहा होता है कि वो अपने आप का अपने नए-नए रूप बनाते चला जाता है और उनको इकट्ठा करता है एक जगह पे, फिर अपना एक स्वरूप बनाता है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो आज हम कर रहे हैं सेशन 42, जो मार्च 22 1981 को हुआ था। डॉन कहता है कि मेरा पहला सवाल जो है वो बैलेंस करने के ऊपर है। मतलब बैलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तराजू, नाप न तो संतुलन संतुलन है। संतुलन संतुलन संतु संतुलन। गॉड, आई एम रियली बैड विथ हिंदी। संतुलन बनाने पर है। एक्चुअली मेमोरी वीक हो गई है क्योंकि आदत नहीं है ना। तो हाँ, बहुत वक्त हो गया है। अ, जो जवाब है, जो मेरा सवाल है, वो बहुत लंबा है। तो मैं उसे सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा सीधा किताब में। अगर आप मेरे मतलब मैंने ऑलरेडी डायरेक्टली किताब में लिख दिया है, तो अगर मेरे पढ़े बिना आप मुझे इसका जवाब दे दें तो क्या ये मुमकिन है? ये पॉसिबल है? अगर नहीं तो आप कहें तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ। तो मैम यहाँ पे रा कहता है, "वी अंडरस्टैंड योर डिज़ायर टू प्रिज़र्व योर अपॉर्च्युनिटी। However, a summary of the query would be well. For if we answer a mentally requested query, this query shall not be published. If you wish this answer to be for private use only, we shall proceed." तो राव उसे ये कहता है कि देखो, हम तुम्हारी ये जो जो तुम अपॉर्च्युनिटी है, इसको एक तरीके से एक अपॉर्च्युनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? मौका। एक मौका जो है, इसको प्रिज़र्व करने की जो इसको जो सँभाल के रखने की जो तुम्हारी इच्छा है ना, हम उसको समझते हैं। कह रहे हैं कि हालाँकि हम तुम्हें कहेंगे कि जो भी तुम्हारे सवाल हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका एक सार बना के अगर हमें बताओ, तो सही रहेगा। कह रहे यदि तुम अपने दिमाग में ही कोई सवाल पूछोगे,
क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं भी कोशिश करता हूँ टेलीपैथिकली अगर मैं राह से बात कर सकूँ तो। कहते अच्छा। हैं अगर तुम देखो दिमाग में अगर अपना कुछ सवाल करोगे, तो तुम इसको यहाँ पे डाल नहीं सकते। इस जो मटीरियल को जो तुम लिख आप रहे हो, ये राह वाली जो किताब लिख रहे हो, इसमें लिख नहीं पाओगे। कह रहे इसलिए हम तुम्हें ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके का कोई कोई तुम्हें जवाब चाहिए ना, तुम हमसे पूछ लो। अपने दिमाग में भी अगर तुम्हारा सवाल है, उस तरीके से भी पूछ लो, लेकिन फिर उसको अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ही रखना। क्योंकि तुम लोगों को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाओगे कि हाँ, मैंने दिमाग में ये सवाल पूछा था। क्योंकि लोग अभी तुम्हारे यहाँ के जानते नहीं है टेलीपैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है ढंग से। अच्छा, ओके। तो डॉन कहता है कि ठीक है, मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ फिर। मैं एक स्टेटमेंट, एक बात कहने वाला हूँ और आपको पूछने वाला हूँ उसके ऊपर कमेंट करने के लिए ऑन इट्स डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मेरी वो जो बात है वो कितनी सही है। I am assuming that the balanced entity would not be swayed either towards positive or negative. एक इंसान जो संतुलित है वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ बहेगा नहीं by any situation, किसी भी हालात में। By remaining unemotional in any situation, the balanced entity may clearly discern the appropriate and necessary responses in harmony with the law of one for each situation. अगर एक इंसान संतुलित रहेगा तो किसी भी सिचुएशन को लेके हालात या मौके को लेके इमोशनल नहीं होगा और सही तरीके से फैसला कर सकेगा कि इस सिचुएशन में, इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ वन के मुताबिक। तो most entities on our planet find themselves unconsciously caught up into every emotional situation which they come in contact with according to their own unique biases. हमारे धरती पे जो लोग हैं वो आम तौर पे खुद ब खुद अपने आप को ऐसे हालात में फंसे हुए पाते हैं जहां पे बहुत ही जज्बाती सिचुएशन हो जाती है और फिर उनके अपने निजी जो सोच विचार हैं उसमें फंस जाते हैं। बायस को क्या बोलेंगे? बायस हिंदी में क्या बोलते हैं? झुकाव। बायस को हाँ, बायस का मतलब झुकाव। किसी भी दिशा में झुकाव हो जाना। अच्छा, ओके। तो और इन झुकाव की वजह से जो उनका किसी एक चीज को लेकर एक सोच बनी हुई है उस तरफ उनका झुकाव है, तो इसकी वजह से वो साफ सुथरे तरीके से उस हालात में उनके लिए जो सीखने के लिए है उसे ना सीख पाते हैं और सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए इन हालात में। वैसा करने के बजाय इमोशन में बह के कुछ और ही कर जाते हैं in each emotional situation and must therefore through a process of much trial and error. Avni replied, पूर्वाग्रह। अच्छा, बायस को पूर्वाग्रह कहते हैं। ओके, I forgot to share the screen. I will just do that on okay. So कहाँ गया? And तो and because of these repeat, और इसकी वजह से जो उनको जिंदगी में जो सीख हर इंसान को सीखनी होती है तो वो उसे सीखने के बजाय गलती करते हैं और दुख झेलते हैं और कई बार वो उस तरह की सिचुएशन बार बार उनकी जिंदगी में आती है एक पैटर्न बन के जिसका उन्हें होश नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि उन्हें अपने चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है और उसके सही हिसाब से उसका रिस्पॉन्ड और बिहेवियर सही तरीके से उसको उसको रिस्पॉन्ड, मतलब सही तरीके से क्या बोलेंगे पा, मेरे को तो नहीं आता रिस्पॉन्ड एंड बिहेवियर। मैम ये पूरा सवाल मैं बोल देता हूँ जी क्योंकि मुझे पता है मैम ये सवाल बहुत लंबा है।
तो ये बहुत सवाल ही मैं करता हूँ, जवाब भी मैं दे देता हूँ। तो वो कहता है कि मोस्ट एंटिटीज ऑन आवर प्लैनेट फाइंड देमसेल्व्स अनकॉन्शियसली caught up into every emotional situation which they come in contact with according to their own unique biases. And because of these biases, they are unable to see clearly, teach learning opportunities, and appropriate response in each emotional situation, and must therefore, through a process of much trial and error and enduring of resulting pain, repeat such situations many, many times until they become consciously aware of the need to balance their energy centers and thusly their responses and behaviors. तो यहाँ पे मैम डॉन ये कहना चाह रहा है कि हमारी धरती पे, क्योंकि हम तीसरी घनस्वता में हैं, कह रहे कि हम जाने अनजाने, कह रहे कि हम ऐसी ऐसी मतलब सिचुएशन में फँस जाते हैं कि जहाँ पर ना हम ना इमोशनल होके अपने डिसीजन ले लेते हैं। कह रहे और वो इसलिए होता है क्योंकि हम सब के अपने-अपने झुकाव हैं, हर हर तरीके की चीज़, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, तो उस तरफ उसका झुकाव हो जाता है। कह रहे इन झुकावों की वजह से वो समझ नहीं पाता है कि उसके अंदर वो सीख क्या रहा है और सिखा क्या रहा है। तो वो अंदाज़े से ही अपने बस जो जहाँ उसका झुकाव जैसा उसको ठीक लग रहा होता है, वैसे ही वो दूसरे को सिखाने के लिए लग जाता है। कह रहा है इस सिचुएशन में उसका होता क्या है कि वो सारी चीज़ें अपने इमोशंस की वज़ह से कर रहा होता है, कि भाई इमोशनली उसको ठीक लग रहा है, वो तो अपने के लिए अपने बंदे के लिए भी ये सोच रहा होता है कि यार हाँ, चलो यार ये इसका भला चाहता हूँ, वो उसका भला करने निकलता है, वो लात मार के उसे भगा देता है वहाँ से कि भाग जा यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए तेरा कोई सपोर्ट-वपोर्ट। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। कह रहे इस चक्कर में कितनी उनसे गलतियाँ भी होती हैं, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। कई केसेज़ में ऐसा भी होता है कि भई उससे उनको दुःख झेलना पड़ता है, ठीक है? और वो इस तरीके की गलतियाँ करते चले जाते हैं बार-बार। कह रहे इसलिए उनको पता नहीं चलता कि भई हमें जानबूझ के अपने चक्रों के ऊपर ध्यान रख के और फिर अपने उसको काम को करना है, ताकि वो दूसरों से बात करें या दूसरों से अपना रिस्पॉन्स अगर अपना दें या कुछ दें, अपना उनसे बिहेव कैसे करना है, कह रहा है कि वो हो नहीं पाता क्योंकि वो इमोशंस के अंदर कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। फिर वो आगे बोलता है, कह रहा वन्स अ पर्सन becomes consciously aware of the need to balance their energy centers and responses. The next step is to allow the appropriately positive or negative responses to emotional situations to flow smoothly through their being without retaining any of the emotional coloration after it has been consciously observed and allowed to flow through the being. And I am हाँ, इतना ही बताता हूँ पहले। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के ये करने लग जाए कि अपने चक्रों का बैलेंस बनाने लग जाए, उनका संतुलन बनाने लग जाए, तो कह रहा है अगला स्टेप उसका ये होना चाहिए कि जब वो किसी सिचुएशन में है, तो उसको इमोशंस को के साथ बह के नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए इसमें पॉज़िटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। कह रहा है इस तरीके से शायद उसको करना चाहिए और अपने इमोशंस को उठा के उसने साइड रख देना चाहिए, ऐसा ही शायद होना चाहिए उसके हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से। कह रहा है एंड आई एम अज्यूमिंग दैट दिस एबिलिटी टू कॉन्शियसली ऑब्जर्व द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द बीइंग may be augmented by practice of balancing exercises you have given us, with the result in balance being achieved for the entity which would allow him to remain unemotional and undistorted in regards to the law of one in any situation, much like the objective viewer of the television movie. तो वो कह रहा है कि अगर यदि कोई इस तरीके से करता है अपने चक्रों का बैलेंस, तो कह रहा है पहली बात तो उसको ये पता चल जाएगा कि भई हाँ, मेरे को पॉज़िटिवली इस डायरेक्शन में जाना है या नेगेटिवली जाना है। कह रहा है वो बहेगा नहीं, उसको पता रहेगा कि हाँ, ये जो मेरे सामने सिचुएशन आ रही है, ये नेगेटिव है या पॉज़िटिव है। कह रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप को बैलेंस करते हुए चलेगा। प्लस अगर वो क्या कहते हैं अपने चक्रों के ऊपर काम करना शुरू करेगा, मेडिटेशन करनी शुरू करेगा, कह रहे तो जो बैलेंसिंग एक्सरसाइज़ जैसे आपने हम लोगों को दी कि दिमाग के अंदर ही अपने सोचो बैठ के कि अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो उसका बुरा साइड भी सोचो, कोई बुरी चीज़ आ रही है तो उसका अच्छा साइड भी सोचो। कह रहे तो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज़ भी उनके बड़े काम आएँगी। कह रहा और इसकी वजह से वो हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान अनइमोशनल होगा, उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे और ना ही उसके दिमाग में कोई विभाजन होगा। और क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा, तो हो सकता है वो लॉ ऑफ वन के साथ जुड़कर ज़्यादा बिल्कुल वैसे ही काम करे कि बिल्कुल उसको ऐसा लगने लगे कि जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है और बस वो टीवी के ऊपर एक पिक्चर देख रहा है। हमें तो ऐसा लगता है, अगर लॉ ऑफ वन के हिसाब से अगर चला जाए जैसे आपने हम लोगों को सिखाया। क्या हम सही कह रहे हैं? तो मैम राय इसका जवाब देता है, पा एक कहता है दिस सेकंड होल्ड करना, पा रुको रुको, 1 मिनट रुको, मैं आई। हाँ,
सवाल समझ में आ गया ना तो आप सबको? वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि भाई इस सिचुएशन में अगर कोई बैलेंस बंदा होगा तो इसका मतलब वो तो अनइमोशनल होगा, उसके अंदर तो इमोशंस होंगे ही नहीं। वो तो हर चीज़ को पॉजिटिवली नेगेटिवली ऐसी सोच के चल रहा होगा, क्योंकि उसने अपने बैलेंस बनाता चल रहा है, वो मेडिटेशन भी कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, अपने चक्र भी खोल रहा है। उसके लिए तो ये सारी चीज़ें, पूरी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो ऐसी होंगी जैसे टीवी के ऊपर एक पिक्चर चल रही हो, बस ऐसे ही होना चाहिए ना उसके हिसाब से। तो सवाल उसका मोटा-मोटा ये है। आ गए मैम आप? अभी नहीं आए? चलो कोई नहीं। जब तक मैम आती हैं तब तक आप लोग सारे मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओ, मज़ा आएगा आप लोगों को। अच्छा खैर यूट्यूब पर तो लोगों को नहीं पता है। आप लोग जो अभी इधर टीम्स पे जॉइन किया हुआ है जिन्होंने, आप लोगों को मैंने कुछ वो भेजे थे म्यूज़िक, रात में सोते वक़्त सुनने से मतलब सोने से पहले कान पे लगा के, ईयरफ़ोन लगा के और उसको सुनते-सुनते सो जाओ। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, कुछ बताओगे? थ्रेशोल्ड वाली बात कर रहे हो आप? हाँ, हाँ। पापा चलो आ गए मैंने ना? सुना था। अच्छा, अच्छा। पापा? प्रियं अरे लो! प्रियंका ये भी प्रियंका का कोई सवाल था? प्रियंका? अच्छा, आई यस मिस्ड मैम, इट आप बिकॉज़ नहीं थे तो मुझे मैंने हाँ, बोलो। आप नहीं थे तो मैंने सोचा पास से क्वेश्चन कर लेती हूँ। अच्छा। अब आप आ गए तो आगे कंटिन्यू कीजिए लास्ट। नहीं, वो हाँ, आपने तो आप शायद आ गए हो तो सेशन करते हैं। आपने ये आंसर पूरा कर लिया क्या? नहीं, आंसर कहाँ किया ना, आपका वेट हो रहा अच्छा, था। अच्छा हाँ, सवाल अच्छा। मैंने बता दिया है कि वो ये कह रहा है कि एक बैलेंस एंटिटी तो एक तरीके से फिर अनइमोशनल होनी चाहिए। हाँ, अगर वो क्या कहते हैं अपने अपना बैलेंस बना रहा है, तो उसके सामने तो ऐसा लगना चाहिए उसे पूरी दुनिया को देख के कि जी एक पिक्चर सी चल रही है। मैम 1 मिनट रुकना, अब मेरे को जाना पड़ रहा है, 1 सेकंड। ठीक है। वो मैं अंदर आ गई ना, बेडरूम में बैठ गई ताकि वहां पे कुकर की सीटियां नहीं सुनाई दें, तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा बताने के लिए। तो कोई नहीं, इट्स ऑल राइट, होता है। एक एक पल तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है, और मैं सब कुछ बाहर बता कर आई थी पहले कि उसको बता देना ताकि मुझे नहीं उठ के जाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैंने भी बता दिया, आज फली की सब्ज़ी बनेगी, चलो कोई नहीं, आलू चलो, हाँ, ठीक है। हम्म, तो हम्म, मैम इसका जवाब रहा देता है, कहता है दिस इज़ एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द बैलेंसिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। कहते हैं द एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंसिंग फीलिंग्स एंड देन कॉन्शियसली डिस्कवरिंग देयर एंटीथेसिस within the being has as its objective not the smoothness flow of feeling but positive and negative while remaining unswayed, but rather the objective of becoming unswayed. This is a simpler result that takes much practice, shall we say. तो राय यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, जो तुम कह रहे हो ना ये गलत तरीका है इस बात को बोलने का। कह रहे कि देखो हमने तुम्हें ये कहा था कि जो भी अनुभव, जो भी फीलिंग, जो भी इमोशंस तुम्हारे अंदर आ रहे हैं ना, उनको जानबूझकर ये देखो कि मेरे अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं, तो इसका उल्टा इमोशन क्या होगा? कह रहे ऐसे करके अपने आप को बैलेंस करके चलना होता है। कह रहे कि अगर तुम भावनाओं में बहे, कह रहे तो तुम उस सिचुएशन में बह जाओगे। कह रहे हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करके चलना अपनी सोच के अंदर। अगर तुम ये करोगे तो तुम बहोगे नहीं, ये चीज़ है। तो तुम बैलेंस उसमें रहोगे। तुम उसमें ऐसे नहीं रहोगे कि अनइमोशनल। कह रहे अनइमोशनल होके तो हो ही नहीं सकता है ना ये। तुम अगर एक इमोशन को ही नहीं समझ रहे हो, तो तुम मतलब फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो तुम रोबोट हो गए। कह रहे इमोशन को समझो, उस इमोशन का उल्टा इमोशन समझो। कह रहे पॉज़िटिव, नेगेटिव। कह रहे वो करो। कह रहे और ऑब्जेक्टिव अपना ये रखो कि हाँ, भई मेरे को बहना नहीं है। बहना तो नहीं है इमोशंस के अंदर, लेकिन हाँ, इन इमोशंस को मेरे को समझना है।
तो एंड में वो ये कहता है कि हाँ, ये मुश्किल है, प्रैक्टिस करना थोड़ा-सा मुश्किल है। यार लेकिन अगर तुम आदत डालना शुरू करोगे ना, कह रहे धीरे-धीरे कर लोगे। कहता है फिर आगे वो कहता है द कैटलिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस वर्क्स इन ऑर्डर फॉर द लर्न टीचिंग ऑफ दिस डेंसिटी टू ऑकर। कह रहा हाउएवर इफ देयर इज सीन इन द बीइंग अ रिस्पॉन्स इवन इफ इट इज सिंपली ऑब्जर्व्ड द एंटिटी इज स्टिल यूजिंग द कैटलिस्ट फॉर लर्न टीचिंग सीन इन द बीइंग अ रिस्पॉन्स इवन इफ इट इज सिंपली ऑब्जर्व्ड। अच्छा, अच्छा, ओके। Here the end result is that the catalyst is no longer needed. Thus this density is no longer needed. मैम बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है ये कह रहा है कि देखो यहाँ जो माध्यम लगे हुए हैं ना तुम्हारे अनुभवों के, कह रहे वो इस तरीके से काम करते हैं कि हर चीज तुम्हें इस डेंसिटी में जो भी तुम्हारे आसपास हो रही है ना एक अनुभव दे रही है तुम्हें। पहले तो तुम इस चीज को समझो और इसमें सीखना और सिखाना दोनों चीजें चल रही हैं। पहली चीज तुम ये समझ लो, कह रहे इसको अगर तुम ऐसे समझ के चलोगे ना तो कह रहे इस केस में क्या होगा कि तुम अपने इमोशंस और उनको जब बैलेंस करना शुरू करोगे ना, कह रहे ये भी माध्यम का काम करने लग जाएगी तुम्हारे लिए। कह रहे ये माध्यम का ही काम करेगी तुम्हारे लिए जब तुम ऐसे करोगे कि देखो ये करना होता है कि अपना इमोशन देखा, सामने वाले का भी देख लिया। अब सामने वाले का देखा, इसका उल्टा क्या हो सकता है, अपना भी देख लिया जी इसका उल्टा क्या हो सकता है। कह रहे कि ऐसे करते 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 जब तुम चलोगे ना, कह रहे धीरे धीरे ये माध्यम ही खत्म होने चले जाएंगे तुम्हारे। ये माध्यम जब खत्म होने शुरू होंगे ना, कह रहे तब जाके ये माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे जब माध्यमों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कह रहे इस घनत्वता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुम्हें, इस डेंसिटी की। कह रहे खत्म हो जाएगी फिर तुम्हारी डेंसिटी के सारे लेसन ही खत्म हो जाएंगे ऐसे अगर तुम करके चलोगे। तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है। और मैम होती है सिचुएशन ऐसी कि आप भाई हो इमोशनल सिचुएशन में, आप इमोशनल होके भी क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते। अब जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ले लूँ, तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ एग्जांपल, हालाँकि आप लोगों को ये अजीब-सा बुरा-सा भी लग सकता है, लेकिन अभी मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हुई थी, दादी एक्सपायर हुई थी। सारे रो रहे थे, मेरी आँखों में आँसू ही नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ यार, अच्छा अच्छी बात है ये कि अब वो यहाँ से इस धरती से निकल के कहीं और चली गई हैं। तो मेरे को आके मेरे रिश्तेदार ये कह रहे थे, "कैसा पोता है कि तू रो ही नहीं रहा है?" मैंने कहा, "तुम कैसे लोग हो कि रोए जा रहे हो, अगला बंदा अगली दुनिया में निकल गया है।" लेकिन अगर मैं ये चीज़ें उनको ज़्यादा बोलता, तो वो लोग और गुस्सा करते, तो सिचुएशन और खराब होती, ठीक है? मैंने कहा उस सिचुएशन को समझते हुए फिर मैंने कहा हाँ, आप सही कह रहे हो, आँखों में आँसू आने चाहिए। थोड़ी देर वो अंदर गया, थोड़ा-सा प्याज़ आँख में छिड़का, वापस आया, तो थोड़े-से आँसू से निकले, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। वहाँ पे सबको लगा हाँ, हाँ, ठीक है। अगले की इच्छा भी पूरी हो गई, मेरा भी काम हो गया, सारी चीज़ हो गई। अभी आप लोगों को सुनने में अजीब-सा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल एकदम एक किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई। नहीं, उस सिचुएशन में मैंने क्या सीखा ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो था, एग्ज़ाम्पल दिया मैंने आपको। खैर आगे चलते हैं। तो राय ये कहता है, दिस इज नॉट इंडिफरेंस और ऑब्जेक्टिविटी बट अ फाइनली ट्यून्ड कंपैशन एंड लव which see all things as love. This seeing elicits no response due to catalytic reactions. Thus, the entity is now able to become co-creator of experiential occurrences. This is the truer balance. वो कहता है कि ये देखो इसमें जो अलग सी चीज है ना, वो है ऑब्जेक्टिविटी, जो है वो है। कह रहा अगर तुम ऐसे करते रहोगे ना, अपना बैलेंस बनाते रहोगे तो तुम्हें सच में सहानुभूति का असली मतलब पता चलेगा। क्योंकि मैम ऐसे नहीं हो सकता ना कि देखो, कहता है कि वो पहले मैं पूरा करता हूँ, कहता है कि सहानुभूति का असली मतलब पता चलेगा कि तुम हर चीज को ना प्यार ही देखोगे कि हाँ इसमें हर चीज में प्यार ही है। चाहे ये गुस्से में है तो भी प्यार है, प्यार में है तो भी प्यार है, ये दुखी है तो भी प्यार है, ये सुखी है तो भी प्यार है। कह रहे ऐसे करके तुम लोग इन चीज़ों को देखना शुरू कर दोगे, फिर कह रही तुम्हें आदत पड़ जाएगी धीरे-धीरे। अब मैम ये तो नहीं हो सकता ना कि आप तो हो सकता है अपने दिल से सोच रहे हो कि यार मेरे को किसी की मदद करनी है, आपके अंदर सहानुभूति भी है, अगला बंदा आपका फ़ायदा उठाए चले जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको दोनों चीज़ें देखनी है, आप उसकी मदद भी कर रहे हो, आपको ये देखना अरे ये तो मेरा फ़ायदा भी उठा रहा है। तो वहाँ बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वो चीज़ें कह रहा है कि देखिए माध्यम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तुम्हारी ज़िंदगी से खत्म होने शुरू हो जाएँगे, जब तुम कॉन्शियसली सोचना शुरू करोगे। अभी तो तुम बह रहे हो, जब तुम जानबूझ के कहोगे ना कि हाँ, अच्छा ऐसे होता है, तो धीरे-धीरे वो कैटलिस्ट खत्म हो जाए, वो माध्यम खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो कह रहा है कि इसका जब ये होने लग जाता है ना, ये रिएक्शंस खत्म होने हो जाते हैं कैटलिस्ट के, कह रहे तब जाके तुम इस घनत्वता के अनुभवों के एक को-क्रिएटर बनते हो, असली को-क्रिएटर। अभी तो तुम सीख रहे थे ना, तब तुम जाके एक असली को-क्रिएटर बनते हो और तब जाके तुम्हें अपना असली, सच्चा वो संतुलन मिलता है।
बैलेंस मिलता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। सीइंग एलिस नो रिस्पॉन्स टू गेट। अच्छा, तो जब ये यहाँ पर कह रहा है कि दिस डेंसिटी इज नो लॉन्गर नीडेड, तो क्या आप इस डेंसिटी से ऊपर मतलब उठ जाते हो, मतलब थर्ड से फोर्थ में चले जाते हो, अगर आपने अपने सारे हाँ, पैटर्न्स मतलब से सीख लिया? आपके सारे लेसन्स खत्म हो गए ना, अब इसमें सीखने के लिए कुछ रहा नहीं। आपको पता है कि हाँ यार चलो ठीक है, इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। दोनों एक ही सिचुएशन में 2 चीज़ें सोच लेनी। ये आदत जब पड़नी शुरू हो जाती है ना, किसी को कॉन्शियसली जानबूझ के करने लग जाता है, तो मैम धीरे-धीरे उसके ना माध्यम खत्म होने शुरू हो जाते हैं। वो पीस में आने लग जाएगा, शांति में आने लग जाएगा धीरे-धीरे। और जब वो शांति में आने लग जाएगा ना, तो उसको अपने आप ही पता चल जाएगा, अब इस धरती पे लेसन्स लेने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ले लिए मैंने जितने लेने थे। तो अगली घनत्वता का द्वार खुल जाता है और इस घनत्वता के लेसन हो जाते हैं खत्म। अच्छा, ठीक है। लखानी कह रहे हैं स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ऑलरेडी। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल अटेम्प्ट टू मेक एन एनालॉजी। मैं कोशिश करता हूँ एक मिसाल देने की। एनालॉजी मिसाल ही होती है ना। If an animal, shall I say, a bull in a pen attacks you because you have wandered into his pen, you get out of his way rapidly, but you do not blame him, or do you? Or you do not have much of an emotional response other than the fear response that he might damage you. मतलब कि अगर आप एक बुल बैल के बैल को अगर एक वो लकड़ी का वो बनाया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है मैम जहाँ उसमें। बैल और गाय जिसमें रखते हैं ना, उसकी बात कर रहा है ये। हाँ, तो उसके अंदर अगर रखा है और गलती से अगर आप उसमें चले जाते हो, तो आपको डर महसूस होगा कि अब वो मारेगा, तो आप वहां से भागोगे। यहाँ पे आपका इमोशनल रिस्पॉन्स कुछ नहीं होगा और ना आप उसको दोष दोगे। लेकिन however, if you encounter another self in his territory and he attacks you, your response may be more of an emotional nature, creating physical bodily responses. लेकिन अगर वहां पे आपको एक दूसरा इंसान मिलता है जो आपके ऊपर हमला करता है, तब आपके इमोशंस जो है वो ट्रिगर होंगे और आप भावनात्मक हिसाब से आपके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे आपको कुछ महसूस होगा, या आप हमला कर सकते हो या एक्शन ले सकते हो। Am I correct in assuming that when your response to the animal and the other self, seeing both as the creator or loving both and understanding the action in attacking you is the action of their free will, then you have balanced yourself correctly in this area? तो अगर हम ये कहें कि आपने उस जानवर को और उस इंसान को, उन दोनों के अंदर, उनको ना देखकर ईश्वर को देखा, क्रिएटर को देखा, उन दोनों से प्रेम भी किया और समझे कि ये बैल का एक नेचर है कि वो अगर आप उसके घर में जाओगे तो वो अटैक करेगा क्योंकि वो डरा हुआ है, तो आप वहां से चले गए। और जो सामने वाले ने अटैक किया वो उसका फ्री विल था और आपको उस हिसाब से एक्शन लेना है। तो इसका मतलब कि आपने खुद को संतुलित, आपके चक्र जो है वो संतुलित हैं। क्या मेरा ये सोचना सही है? आई डोंट नो इफ आई हैव बीन हाँ एबल मैम, टू तो इस एक्सप्लेन बात दैट में वेल। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है ये। उसने कहा कि अगर मान लो जहाँ पे गाय-बैलों को रखा जाता है और मैं वहाँ चला जाऊँ, उनकी मर्ज़ी के बिना, और मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, तो वो तो अटैक ही करेगा मेरे ऊपर। तो मेरे डर के मारे मैं भागूँगा वहाँ से। यार अब इसी सिचुएशन को मैं क्यों सामने वाले एक व्यक्ति के ऊपर रख देता हूँ कि अगर वो उसका घर है, मैं ज़बरदस्ती उसके घर में या वो जो उसका एरिया है, मैं वहाँ घुसने की कोशिश करूँगा, पक्का मुझे मारेगा ही वो। 100% मारेगा वो मेरे को कि भाई तू मेरे घर के अंदर एंटर कैसे कर रहा है? कह रहे तो इस सिचुएशन में मुझे ये समझ के चलना है कि भाई वो जो गाय-बैल है वो भी क्रिएटर ही है और वो जो व्यक्ति है वो भी क्रिएटर ही है। कह रहे एक सिनेरियो में ये है कि वो अभी नीचे का क्रिएटर है, दूसरा वाला ऊपर का क्रिएटर है, बस। सीखने में दोनों के अलग-अलग डिफरेंस हैं। कह रहे और दोनों की ही टेरिटरी में मैंने एंटर किया है, तो दोनों एक तो डरा हुआ है इसलिए कर रहा है, दूसरा अपनी इच्छा से कि तू घुसा कैसे मेरे घर में, वो एंगर से कर रहा होगा। ठीक है? यहाँ पे 2 इमोशंस चल रहे हैं एक साथ। तो कह रहा है और वो इसलिए भी करेगा भाई उसके पास आज़ादी है, वो कर सकता है, उसका घर है, क्यों नहीं करेगा वो?
तो कह रहा है कि इस केस के अंदर भी उसने एग्जाम्पल भी अच्छा खैर दिया है ये, कह रहा है कि तो इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को सोचने लग जाऊँ, तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे अंदर मेरे चक्र हालाँकि काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और मैम आपने भी नोटिस किया होगा कभी-कभी, खैर छोड़ो, कुछ नोटिस नहीं किया। तो बोलो। रा इसका जवाब देता है। हेलो? हाँ, बोलो। नहीं कुछ मैम कह आपने रहे थे? कभी हमारा भी रिस्पॉन्स देखा होगा कि जैसे आजकल काफ़ी लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं ना, लॉ ऑफ वन तो ऐसी है और ये है, वो है, पता नहीं पीछे क्या-क्या बात चल रही है। लेकिन आपने हमारा रिस्पॉन्स देखा होगा इन चीज़ों के लिए, हम ये कहते हैं कि यार देखो, तुम्हारी जो इच्छा है ना, हम उसके बीच में नहीं आएँगे, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। हम्म। क्योंकि देखो तुम भी उसी रचयिता का काम कर रहे हो, हम भी उसी रचयिता का काम कर रहे हैं। तरीके दोनों के अलग-अलग हैं। तुम हम्म। भी क्रिएटर, हम भी क्रिएटर। तो दोनों के तरीके अलग हैं। और अंत में जाके तुम भी उसी से मिलोगे और हम भी उससे मिलेंगे। बस चीज़ें ऐसे समझनी होती हैं और एक बार ऐसे समझ में आ गई तो आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसोगे। बेशक सामने वाला इसी में फँस के रह जाएगा। उसके जो चक्र है ना, उसके फँस सकते हैं, आपके नहीं फँसेंगे, आप निकल जाओगे फिर भी आगे। इसीलिए तो ऐसे जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कंपेयर करो कि आपका ये क्यों सही है और हमें गीता, महाभारत या कुरान या बाइबल के बजाय ये क्यों पढ़नी चाहिए, या कोई और अगर कुछ समझा रहा है तो उसके बजाय आपकी बात क्यों सुननी चाहिए, मैंने कहा भाई आप खुद सुन लो और खुद ही फैसला कर लो। मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आप ये करो और इसलिए करो? क्योंकि ये तो हर हाँ इंसान का मैम और अपना खुद का नजरिया है ना, खुद की पसंद नापसंद और समझ है। मैं किसी के फ्री विल हाँ में मैम, बीच में क्यों आऊं? सही बात है मैम। जब तक कोई इंसान किसी चीज़ को खाएगा नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये रसगुल्ला है या मिर्च है? नहीं, खाएगा, और फिर दूसरी, तो मैं पता चलेगा। किसी और की बुराई क्यों करूं? हुँ, मैं क्यों बोलूं कि मैं सही हूं और कोई और गलत है? मैंने जैसे वो पहली बार लॉ ऑफ वन को सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, तो मुझे तो खुद नहीं पता, तो मैं कैसे बता दूं? और फिर करेक्ट। जिसको तो फैसला करना है खुद करे। तो लोग, हाँ, मैंने सुना है बहुत सारे ग्रुप्स में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। ठीक है, वो तुम्हारी फ्री विल है, तुम करते रहो। हमने कोई आपको इनविटेशन तो दिया नहीं कि नहीं आपको यही सुनना पड़ेगा और आप आओ और आप सुनो, आपकी मर्जी है। खैर, नेक्स्ट आंसर उसका। मैम इसका जवाब रा देता है। हाँ। हाँ, हाँ। जवाब देता है रा, कह रहा है दिस इज़ बेसिकली करेक्ट। कह रहा है हाउएवर द बैलेंस्ड एंटिटी विल सी इन द सीमिंग अटैक ऑफ एन अदर सेल्फ द कॉज़ ऑफ दिस एक्शन which are in most cases of a more complex nature than the cause of attack of the second density bull, as was your example. Thus, this balanced entity would be open to many more opportunities for service to a third density other cell. कह रहे कि हाँ, काफ़ी हद तक तुम सही कह रहे हो। कह रहे लेकिन एक संतुलित इंसान जो होगा ना, उसकी सोच पता है किस तरीके की होगी? वो अगर सामने वाले व्यक्ति को देखेगा ना, कि भाई ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, तो तुरंत उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ आएगी कि यार ये अटैक तो कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है? इसका रीज़न क्या है? क्यों कर रहा है अटैक? और जो जो गाय-बैल है, जो वो अटैक कर रहा है, उसका उसको पता है रीज़न कि हाँ यार, ये तो जानवर ही है। उसको तो उसको पता ही रहेगा कि जानवर है, मैं जानवर की टेरिटरी में एंटर करूँगा। वो गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अगर मैं उसके पास जाऊँगा, मारेगी सींग, पक्की बात है। वो खाना खा रहा है, उसके खाने के पास जाके मैं बाल्टी भी उठाने के लिए जाऊँगा तो सींग मारेगा, क्योंकि हमने भी गाय पाली है तो हमें पता है। एग्ज़ाम्पल भी उसने बहुत बढ़िया लिया है। तो हम लोगों ने पाल के देखी थी तो हमें पता है कि भैया ऐसा होता है, बिल्कुल ही ऐसे वो रिएक्ट करेगी। क्योंकि वो इनसिक्योर है। एक एक उसमें वो इनसिक्योर है, दूसरे उसमें आपको सामने वाले की इनसिक्योरिटी देखनी है कि भाई ये है तो मैं ही, मेरे वाले लेवल का है ये भी, लेकिन ये ऐसे सोच क्यों रहा है? तो कह रहे तब इस केस में जब वो ऐसे सोचने लग जाता है ना, तो कह रहे उस केस के अंदर वो इंसान संतुलन बनाना शुरू कर देता है और अच्छे तरीके से दूसरों से पेश आएगा, दूसरों को और अच्छे से सर्व भी कर पाएगा। उनकी सेवा भी दूसरों की अच्छी तरीके से कर पाएगा, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत को समझता है, उनके सवालों को समझता है, उनके रीज़न्स को समझता है। इसीलिए वो अपनी-अपनी बात नहीं रखेगा, वो सुनेगा उनको ज़्यादा। देखो ज़रा इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो फिर डॉन नेक्स्ट पूछता क्वेश्चन। है, वुड अ परफेक्टली बैलेंस्ड एंटिटी फील एन इमोशनल रिस्पॉन्स व्हेन बीइंग अटैक्ड बाय द अदर सेल्फ? वो कहता है कि अगर कोई इंसान के सारे चक्र बैलेंस्ड है, तो जब कोई और इंसान उसके ऊपर हमला करता है, चाहे फिजिकली करे, इमोशनली, मेंटली, जैसे भी करे, तो क्या उसका
जवाब या उसका रिएक्शन जो है वो इमोशनल होगा, उसको कोई जज्बात या कोई भावनाएं उमड़ेंगी क्या उसमें? तो मैम रा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, कह रहे हो उसका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना इस सिचुएशन में, वो भी प्रेम का होना चाहिए, कि प्यार से उसे समझाए या हम्म। प्यार से उसे मनाए, या प्यार की ऐसी कोई हरकत कर दे, नौटंकी शुरू कर दे उसके सामने कि उसके अंदर का प्यार निकल के बाहर आए, ना कि उसके हम्म। अंदर की नफरत। या नफरत तो वो जितनी मर्जी तुम चाहो उसकी ऊपर ले जाओ, अच्छा तू ऐसा है तो फिर मैं ऐसा हूँ, अच्छा मैं ऐसा हूँ तो तू ऐसा है, मैंने फिर तो चीज़ एस्केलेट करेंगी ना। अगर आप उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हो या उसके सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो कि उसके अंदर का प्यार निकल के आया बाहर, उसका चक्र खोलने में भी तो आपको ही मदद करनी पड़ेगी। हम्म। तो उसका खोलोगे, आपका तो वैसे ही खुल जाएगा। हम्म। इस तरीके से करना होता है। हम्म। अगला सवाल वो पूछता है, इन द illusion that we now experience, it is difficult to maintain this response, especially if the entity's attack results in physical pain. But I assume that this response should be maintained even though physical life, loss of life, extreme pain is. तो illusion मतलब माया जाल होता है। इस माया के इस illusion को यहाँ पे माया जाल नहीं बोल सकते, यहाँ पे उसको इस नहीं सोच मैम, में इल्यूजन को ये मैम ये जो तीसरी घनत्वता है ये माया जाल है, चौथी होगी वो भी चौथी घनत्वता का माया जाल होगा, पांचवी होगी हाँ, पांचवी भी लेकिन वो माया जाल है। इस सवाल में इल्यूजन का मतलब माया जाल नहीं है। मतलब मैम इस माया जाल है, बुलेखे वो में कह रहा जैसे है, वो कह रहा है माया जाल ही है, वो कह रहा है इन द इल्यूजन दैट वी नाउ एक्सपीरियंस, मतलब इस माया जाल को जिसको अभी हम अनुभव ले रहे हैं, ऐसे बोल रहा है वो। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस रिस्पॉन्स, ये इस तरह से प्यार से जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर सामने वाला आपको शारीरिक दुख देना चाहता हो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप मर भी जाओ तब भी सामने वाला आपको अटैक कर रहा है और आपको पता है कि आप मर भी जाने वाले हो, तब भी आप ये कह रहे हो कि हमें प्यार से वो सारा दुख झेल के और प्यार से रिएक्ट करना चाहिए। क्या ये सही है? ऐसा ही पूछा ना उसने। तो मैम यहाँ पे राव, हाँ बिल्कुल सही सवाल है, राव से जवाब देता है, कह रहा है तुम सही कह रहे हो, कह रहा है फर्दर इज ऑफ अ मेजर और प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग शैल वी से द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। Balance is not indifference, but rather the observer, not blinded by any feelings of separation, but rather fully imbued with love। कह रहे कि हाँ तुम सही कह रहे हो और ये तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, हमें पता है। कह रहे कि इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो संतुलन होता है ना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है तुम्हारे यहाँ पर, बहुत जरूरी है संतुलन। कह रहे बैलेंस, संतुलन का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं तुम अंधे हो जाओ, अगर वो अंधा हो रहा है तो तुम भी उसके साथ अंधे हो जाओ। कह रहे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरे से अलग है, कह रहे उल्टा हो जाना चाहिए कि नहीं तुम और प्रेम में चले जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैम कि आप उससे प्रेम प्यार से वो करोगे, आप अवॉइड कर सकते हो और भी नए नए तरीके उस सिचुएशन में सोच के आपको करना पड़ेगा इस तरीके से कि सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। और आपको प्रैक्टिकल उसी प्रेम वाली भावना के अंदर रहना है अपनी, और ये नहीं सोचना कि ये मुझसे अलग है। भाई वो अलग नहीं है, उस टाइम पे उसका इमोशन कुछ और है। और दूसरा, वो अभी भी सेपरेशन में ही जी रहा है, वो पहले ही विभाजन में जी रहा है, तो चीजें विभाजन में ही सोचेगा, वो प्रेम में सोच नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो आपको ये नहीं सोचना कि क्या कहते हैं यार ये मेरे से अलग है, आपको प्रेम में रहना है, लेकिन उसको अपने से अलग भी मान के नहीं चलना है। और कोशिश करो कि सिचुएशन को तुम अवॉइड कर सको। यार और वैसे भी मैम सर्विस टू अदर्स 51% है, 49% सर्विस टू सेल्फ भी है भाई। अपना ध्यान नहीं रखोगे, जिंदा रहेगा तो कर पाएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा तो कर क्या पाएगा, ये तो सोच। हम्म। तो दोनों सही। चीजें इंपॉर्टेंट है। वही तो मैं कह रही थी आज कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके लोअर चक्रस तीनों बैलेंस नहीं होंगे, ऊपर के चक्रस कैसे खुलेंगे? और आपका जो वायलेट चक्र जो ऊपर है, सहस्रारा, उसकी ब्राइटनेस और वो कैसे निकलेगी? Khair, in the last session, you made the statement that we, that is Ra, spend much time space in the fifth density, balancing the intense compassion gained in the fourth density. Could you expand on this concept with respect to what we are discussing? अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं,
तो इसके हिसाब से आपने मुझसे एक बार कहा था कि जब आप 5th डेंसिटी में थे, 5वीं घनिष्ठता में थे, तो चौथी घनिष्ठता में आपने जो प्यार सीखा था, वो इतना ज़्यादा था और इतना आपको मिला था कि उसे संतुलित करने के लिए आपने 5वीं घनिष्ठता में बहुत ज़्यादा वक़्त आपको बिताना पड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में मुझे बताएँगे? मैम बहुत अच्छा जवाब देगा, देखना भी रा आप लोगों को, इतना सुंदर जवाब देगा ना, आप लोग हिल जाओगे अंदर। तो रा कहता है इसका जवाब, द फोर्थ डेंसिटी एज वी हैव सेड अबाउंड्स इन कंपैशन। दिस कंपैशन इज फॉली व्हेन सीन थ्रू द आईज ऑफ विजडम। इट इज द salvation of third density but creates a mismatch in the ultimate balance of the entity। कह रहा है कि ये जो चौथी घनत्वता होती है ना, कह रहा है यार ये तो सहानुभूति से भरी पड़ी है। इतनी ज़्यादा हो जाता है प्रेम, इतना ज़्यादा हो जाता है हम लोगों के अंदर, हम इतने ज़्यादा एक दूसरे मतलब किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा सहानुभूति हो जाती है कि हम उसको बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं। कह रहा है ये जो सहानुभूति और ये जो प्रेम होता है ना दूसरों के प्रति, कह रहा है इसको बेवकूफ़ी मान के चला जाता है अगर तुम उसमें देखो, क्या कहते हैं ज्ञान की नज़रिए से देखो। कह रहे इसको फिर 5वीं घनत्वता में जब हम पहुँचते हैं तो ये बेवकूफ़ी लगने लग जाती है। ये क्या है? तुम तो बिल्कुल ही प्यार में ही डूबे चले जा रहे हो। कह रहे ये जो तुम्हारी आज़ादी जो तुम्हारा वो होता है ना सैल्वेशन, आज़ादी होती है तीसरी घनत्वता से निकलने के लिए, क्योंकि आप एकदम से तीसरी घनत्वता के बंधनों से निकल के जाते हो। कह रहे और वहाँ पे सीधा पौष्टिक प्रेम ही प्रेम। कह रहा उसकी वजह से ये जो अल्टीमेट मिसबैलेंस हो जाता है, कह रहा मिसमैच हो जाता है हम लोगों के अंदर, कि अचानक से एकदम से इतने बंधे-बंधे सारी चीज़ें, हर कोई भी काम करो उसके लिए एक रूल, इसके ये काम करो उसके लिए एक रूल, यहाँ से वहाँ जाना है तो एक रूल, वहाँ से वहाँ जाना है तो एक रूल। कह रहे वहाँ रूल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कह रहे इतना ज़्यादा प्यार प्रेम होता है कि हमारा मिसमैच ही हो जाता है वहाँ जाके सारा कुछ। कह रहे हमें इतना प्यारा लगने लग जाता है वो। कह रहे thus we as social memory complex of fourth density had the tendency towards compassion even to martyrdom to aid of other selves. When the fifth density harvest was achieved, we found that in this vibratory level, flaws could be seen in the efficacy of such unrelieved compassion. We spent much time in contemplation of those ways of the Creator which imbue love and wisdom. कह रहे चौथी घनत्वता में तो हम तो पूरे झुंड के झुंड होते हैं। कह रहे ऊपर से सारे ऐसे भरे होते हैं प्यार प्रेम से। कह रहे तो हमारी सहानुभूति उस हद तक निकल जाती है कि हम तीसरी घनत्वता का हो या दूसरी घनत्वता का हो या पहली घनत्वता का हो, कह रहा उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं हम। कह रहे ये हाल हो जाता है चौथी घनत्वता में पहुँचने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम और इतनी ज़्यादा सहानुभूति हो जाती है सबके साथ। कह रहे वो तो जब हम 5वीं घनत्वता में जब हम पहुँचे ना, कह रहे तब जाके हमें पता चला कि अरे भाई इसके लिए ज्ञान भी ज़रूरी है रचयिता का। कह रहे ऐसे तो रचयिता भी तुम लोगों से बहुत प्रेम करता है। मतलब इनको ज्ञान हो जाता होगा ना वहाँ पे कि भई भगवान को भी तो हमसे प्यार है, सारी चीज़ें उस रचयिता को भी तो हमसे प्यार है, तो वही क्यों नहीं उठ के आ जाता हम लोगों को बचाने के लिए? वही क्यों नहीं मर जाता हमारे लिए यहाँ पे आके? कह रहे क्योंकि उसने तो बैलेंस बनाया हुआ है ना। कह रहे तो ये बैलेंस हमें वहाँ जाके पता चलता है कि नहीं ये बेवकूफ़ी है यार। जब पता है कि हाँ, एक ज़िंदगी खत्म हो गई, दूसरी नई ज़िंदगी मिल जाती है, तो फिर ये बेवकूफ़ी करनी क्यों है ना? अभी ये लोग सीख रहे हैं, तीसरी घनत्वता में सीख रहे हैं, करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। बहुत बिल्कुल अग्रेसिवली भी बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें कर देंगे। यार तो इस वजह से हम लोगों ने फिर वो सीख जाते हैं हम 5वीं घनत्वता में पहुँच के कि नहीं, इसे बैलेंस करके चल। इसको जब ज़रूरत होगी तब इसकी मदद करनी है। ऐसे ही मत घुस जाना दूसरों की मदद के लिए कि वो तो अगला खड़ा हुआ है वहाँ पे साइड में, आराम से वहाँ पे गन्ना चूस रहा है और यहाँ पे तुम मर रहे हो उसके लिए। कह रहा है ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो ये तो हमें थर्ड डेंसिटी में ही पता चल गया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए कंपैशन रखना बेवकूफ़ी है, अगले ने फ़ायदा उठा लेना है। हाँ मतलब मैम, सही बात है। ये बहुत होता है हाँ, ऐसा कि मतलब आप लेकिन मैम किसी के लिए इसमें भी बैलेंस बनाना होता है कि बैलेंस अगर आपने ऐसे सोचा ना कि हर आदमी मेरा फ़ायदा उठाएगा, तो फिर आपके वहाँ पे बैलेंस नहीं है फिर। मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि इसके लिए फोर्थ डेंसिटी पूरी सीख के पार करके फिर फिफ्थ डेंसिटी में जाके इन्होंने सीखा, हमने तो थर्ड में ही सीख लिया। नहीं मैम, उसका बहुत अल्टीमेट बैलेंस बनता है वहाँ जाके। और फोर्थ डेंसिटी सच आप कह रहे हो कि 90,000 साल की एक जिंदगी होती है फोर्थ डेंसिटी में, हाँ मैम, एक एक ज़िंदगी होती है तो 90,000 मर साल की। जाएंगे 90,000 साल की एक जिंदगी। ये एक अरे मैम साइकिल वही बोला आपने कि एक जिंदगी बोला?
मैम एक जिंदगी होती है, एक पूरी एक प्रॉपर कंडीशन में, कि अगर वो अपनी हारमनी में रहे और चलता रहे और इस तरीके से भटके ना, जैसे ये बता रहे हैं ना, इस तरीके से इतना प्यार प्रेम में। अब मान लो आप चले गए चौथी घनत्वता में, फोर्थ डेंसिटी में, वहां पे आपको याद आया, या आपको पता ही है कि भाई ये मेरे साथ का था, भाई इसको निकालना है यहाँ से। उसको निकालने के चक्कर में उस प्लेनेट पे उसको बचाने के लिए गए, उधर से ओरायन ने लपेट दिया आपको, गए। अब फिर दोबारा घूम के आएगा वो उस 90,000 साल की साइकिल के अंदर, फिर दोबारा पैदा होगा। तो उन्हें भी धीरे धीरे अकल आ जानी शुरू हो जाती है कि भैया नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये जो तुम्हारे भी गए हैं अपने, इनको इनको लेने दो जरा अनुभव, इन्होंने कर लिए अपने कर्मकांड, पहले इनको पूरे कर लेने दो। ये अपने आप आएंगे धीरे धीरे, मांगेंगे, जब ये मांगेंगे तब देना इनकी, तब करना इनकी मदद। तो वो जो फोर्थ डेंसिटी में हम जाते हैं, वहां पे थर्ड डेंसिटी में जिनको हम पीछे छोड़ के आए हैं, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो फोर्थ डेंसिटी में आ सकें, हम अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, और वो हमारा फायदा उठाते रहते हैं। और फिर फिफ्थ डेंसिटी में जाके 90,000 साल की जिंदगी के बाद हमें ये नहीं, जिंदगी, 90,000 साल की एक जिंदगी। मैं वही तो कह रही हूँ, हाँ, वही तो कहा तो मैंने। तब फिफ्थ डेंसिटी में नहीं जाओगे उसके बाद आप। 90,000 साल की एक जिंदगी है, ऐसी टोटल 30 मिलियन ईयर्स की साइकिल है। 10 मिलियन ईयर की एक, 10 मिलियन ईयर्स की दूसरी, 10 मिलियन ईयर्स की तीसरी। तो इसमें बीच में अगर आप समझ गए, उस प्रेम को ढंग से समझ गए, उसके सारे लेसन लर्न कर लिए, तो पहले भी निकल के आप जा सकते हो फिफ्थ डेंसिटी में, ये जरूरी नहीं है। अगर फोर्थ डेंसिटी में आप सिर्फ लव और कंपैशन ही दे रहे हो, अपनी जान तक दे रहे हो, तो फिर फिफ्थ डेंसिटी में जाने से आपको क्या रोक सकता है? मैम देखो, जान देना ठीक है, आपने जान दे दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप दूसरों के लिए जान दे दोगे तो पहले ही आप 5वीं घनत्वता में चले जाओगे। लेकिन पहले सीखोगे तो सही ना। अब आपके हाथ में नए नए क्राफ्ट दे दे कोई इस तरीके के, आप कहोगे वो रहा मेरा जितेंद्र दोस्त, इसको बचाना है मेरे को। जितेंद्र और धर्मेंद्र आपस में लड़ रहे हैं, आप वहां जाके कहते हो कि अरे यार आपस में मत लड़ो, जितेंद्र धर्मेंद्र ने दोनों ने आपको पीट दिया, भाई तू कौन सा एलियन है जो यहाँ पे उठ के आ गया हमारे साथ में। वो ईंट पत्थर चला दें आपके ऊपर, क्या फायदा उस चीज का। बाप रे। हाँ, तो जो बहुत सारे फॉलन एंजल्स हैं, उन्होंने लॉ ऑफ फ्री विल को ध्यान में ना रखते हुए लोगों की हेल्प की थी। ये आया था ना इसमें पहले, ये बात रा ने बताई थी ना शायद पांच इसी में, कि नहीं मैम, हाँ बताई थी। रा ने नहीं बताई तो मैंने कहीं और पढ़ी होगी, कि जितने फॉलन एंजल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनीवे मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो लोगों ने उनको फिफ्थ डेंसिटी में जाने से क्रिएटर ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फोर्थ डेंसिटी से शायद उन्होंने या सिक्स डेंसिटी में जाने के बाद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उनकी फ्री विल जाने बिना, उनसे परमिशन लिए बिना उनकी हेल्प की, इसीलिए क्रिएटर ने उन्हें मतलब वापस भेज दिया एक तरह से, नहीं मैम, नेगेटिव साइड। उसमें एक्चुअली फॉलन एंजल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उस केस में क्या हुआ था, फॉलन एंजल, देखो अब फिर सेशन मैम बहुत लंबा खिंच जाएगा, सेशन पे आ जाए वापस। मैं फिर भी चलो जल्दी से बता देता हूँ। फॉलन एंजल्स के केस में ये हुआ था कि जब वो यहाँ पर आए थे, मदद करने के लिए आए थे, और बिना अप्रूवल लिए वो कह रहे, उनको लगा कि इनकी मदद करते हैं, क्योंकि कन्फेडरेशन की काउंसिल की अप्रूवल लेके ही करने पड़ते हैं सारे काम। वहाँ पर भी तरीके हैं काम करने के। तो वो कह रहे हैं कि वो, तो उन्होंने वो किया, प्लस उन्हें यहाँ की जो लड़कियां थी वो बहुत ब्यूटीफुल लगी, लड़कियों को यहाँ के लड़के बहुत ब्यूटीफुल लगे। उन्होंने आपस में हो गया उनका जो भी चलना था बीच में। उस वजह से क्रिएटर ने कहा तुम्हें किस काम से भेजा था, मतलब तुम, पहली बात तो तुमने आज़ादी का उल्लंघन किया, कह रहे ऊपर से वहां जाके ये काम तुमने और शुरू कर दिए। इस वजह से उनको फॉलन एंजल्स बोला जाता है। सीरियस? हाँ मैम, इस वजह से बोला जाता है उनको फॉलन एंजल्स। ए रब्बा, चलो ठीक है। ओके। मैम हो जाता है ना कि अब भाई उनको यहाँ की कोई लड़की सुंदर लग रही है, लड़की को उसने देखा, अरे यार ये तो बड़ा प्यारा सुंदर सा है, एलियन वेलियन तो बात की बात है, पहले तो इससे शादी कर लूं मैं। तो हो गया मैम, अब जो भी होना था उनके बीच में। ठीक। चलो, ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो फिर वो अगला सवाल पूछता है कि अब मैंने जो पहले जैसे मिसाल दिया था वो बैल का, अब मैं एक दूसरा मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ थर्ड डेंसिटी के बारे में।
many entities here feel great compassion toward, आपने जो अभी हमें बात बताई फोर्थ डेंसिटी की और फिफ्थ डेंसिटी की, उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड डेंसिटी की, मतलब तीसरी घनिष्ठता की आपको एक मिसाल देके सवाल पूछ रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरों के लिए सद्भावना और सिंपैथी महसूस करते हैं, कंपैशन महसूस करते हैं, उनके दुख दर्द कम करने के लिए, relieving the physical problems by administering them in many ways, मतलब उनको कई तरीके से, किसी को खाना दे दिया, किसी को दवाई दे दी, इस तरह अलग अलग तरीके से उन्हें उनके दुख मतलब उनका दुख हरने की कोशिश करते हैं. As there is in the African nations now bringing them medicine if they believe they require, administering to them medically and being selfless and all of these service to, जैसे कि अफ्रीका में लोग वहां पर बीमार हैं तो उनके लिए दवाइयां लेकर जा रहे हैं और उन्हें दे रहे हैं. अपनी तरफ से वो बहुत सेल्फलेसली लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी सर्विस कर रहे हैं. This is creating a polarization or a vibration that is in harmony with green ray or fourth density. ये उनका ग्रीन रे जो है, हरा चक्र जो है वो एक्टिव हो रहा है, लेकिन it is not balanced with the understanding of fifth density that these entities are experiencing catalyst. लेकिन पांचवी घनिष्ठता के हिसाब से इनका वो माध्यम नहीं है, मतलब ये अपने माध्यम का अनुभव सही तरीके से नहीं ले रहे. And a more balanced administration to their needs would be to provide them with the learning necessary to reach the state of awareness of fourth density than it would be to administer to their physical needs at this time. इस मतलब उनका जो माध्यम का जो अनुभव है वो ये होना चाहिए कि एक संतुलित तरीके से उनकी जो जरूरत है उसको उनके बारे में बताएं कि उन्हें, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस लास्ट सेंटेंस, स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ फोर्थ डेंसिटी के उन्हें भी सर्विस टू अदर्स करनी चाहिए और उन्हें भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और सिर्फ उन्हें दवाइयां देने से कुछ नहीं होता बल्कि एक दूसरे की मदद भी उन लोगों को करनी चाहिए. क्या ये सही है? हाँ मैम, देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है इसकी, डॉन की. देखो मैम, जनरली पता है क्या होता है, जब कोई इंसान परेशान होता है ना सिचुएशन के अंदर, मान लो भूखा है, खाने को नहीं मिल रहा और दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो वो ना अपने अपने बारे में सोचने लग जाता है उस सिनेरियो के अंदर. समझ रहे हो? आप मदद तो कर दोगे, आप 1 की कर दोगे, 2 की कर दोगे, 4 की कर दोगे, 1000 की कर दोगे, लेकिन वो अपने अपने बारे में सोचने लग जाता है. और आपने नोटिस भी किया होगा, एक गरीब आदमी को कभी देखना कि आप उसको खाना, मान लो अगर आपने भंडारा भी लगा रखा है ना, तो वो अपने लिए तो लेके जाएगा और 2-4 प्लेट और पैक करा के घर ले जाता है वो. अब उसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं. हो सकता है वो स्टोर करके रख ले, अब मैं दुनिया को मिले ना मिले, मैं अपने 3 टाइम खाऊँगा इसको. या ये भी हो सकता है कि अपने घरवालों के लिए लेके जा रहा है. अपने घरवालों के लिए लेके जा रहा है तो सर्विस टू अदर्स वाला थॉट है उसके अंदर. लेकिन अगर वो अपने लिए लेके रख रहा है और अपने लिए 3 टाइम के लिए रख लिया, यहाँ पे एक अगले को 1 टाइम के लिए भी खाना नहीं मिल रहा है, कह रहे तो उस सिचुएशन में ना मिसमैच हो जाता है. वो ये कह रहा है. कह रहे तो अगर हम आपकी 5वीं वाली घनत्वता के हिसाब से समझे ना, तो इस तरीके का काम करते वक़्त ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, बनस्पत ये कि हम उनको चीज़ें मुहैया ही कराते चले जाएँ, क्योंकि धीरे-धीरे फिर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे। अगर वो डिपेंडेंट हो गए, तो फिर वो एक्शन लेना बंद कर देंगे। ये कहना चाह रहा है वो। तो रा यहाँ पे ये कह रहा है, कहता है दिस इज़ इनकरेक्ट। कह रहा है टू अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स व्हिच इज़ स्टार्विंग, द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज़ फीडिंग ऑफ द बॉडी। यू मे extrapolate from this. On the other hand, however, you are correct in your assumption that the green ray response is not as refined as that which has been imbued with wisdom. This wisdom enables the entity to appreciate its contributions to the planetary consciousness by the quality of its being, without regard to activity or behavior, which expects results upon visible planes. Okay. तो कह रहा है नहीं, देखो तुम गलत कह रहे हो. कह रहे हालांकि तुमने ये चीज जरूर सही कही है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है
तो उस टाइम पे उसका आपका जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए वो होना चाहिए उसको खाना देने का। कह रहा अब यहाँ से तुम आगे जैसा भी हो तुम सोच लेना। कहते हैं कि और इसके दूसरे हाथ की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि हाँ, आपका ग्रीन चक्र काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रही हैं। कह रहे लेकिन यहाँ पे ज्ञान का अभी भी अभाव है आपको। बहुत केसेज़ में आपके यहाँ पर ऐसा है, आज भी ज्ञान का कभी अभी भी अभाव है आपको। कह रहे आप दूसरे की मदद भी कर रहे हो। आप पूरे प्लैनेट पे हो सकता है आपकी इच्छा भी हो सबकी मदद करने की। कह रहे कि लेकिन इससे जो आपकी क्वालिटी है ना, कह रहे वो डेवलप नहीं हो रही है, एक बीइंग बनने की, एक 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 अच्छा एक को क्रिएटर बनने की। कह रहे क्योंकि इसमें भी कई केसेस में ऐसा हम लोगों ने तुम्हारे यहाँ देखा है, मैक्सिमम में ये देखा है कि जब तुम ये काम कर रहे होते हो ना, तो इसके बदले में भी कुछ तुम्हारे दिल में एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं ये कर रहा हूँ ना, तो इसके बदले मुझे ये मिलेगा। इवन भगवान से भी तुम यही माँग रहे होते हो कि देखा मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ ना, तो भगवान मेरे को इसलिए देगा। और मैक्सिमम टाइम मैम देख लेना आप लोग, तो अब कोई कैसे ले जाएगा इस चीज़ को मैम हम कह नहीं सकते। दूसरों की सेवा लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरा भला होगा। दिल में ये नहीं होता दिल से कि भाई मैं सच में सेवा करना चाहता हूँ। कर दिया और भूल गया, ये होता है सेवा का असली अर्थ। कर दिया छोड़ दिया अब एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, यहाँ पे उल्टा हो रहा होता है। वो उसने दोनों बैलेंसेस बताए हैं इसके अंदर। हम्म। तो फिर देन व्हाई डू वी हैव द एक्सट्रीम स्टार्वेशन प्रॉब्लम? तो फिर हमारे अफ्रीका वाली जगह पर इतनी भूखमरी क्यों है? यहाँ इसके लिए भी क्या कोई आध्यात्मिक वजह है, या बस ये ऐसे ही एक बस हो गया? मैम रा कहता है योर प्रीवियस assumption was correct as to the catalytic action of the starvation and ill health. However, it is within the free will of an entity to respond to this plight of other cells, and the offering of the need foodstuffs and substances is an appropriate response within the framework of your learned teaching at this time, which involves the growing sense of love for and service to other cells. कह रहे कि हालांकि तुम्हारा अंदाजा तो सही है कि हाँ इसका आध्यात्मिक रूप से भी इनकी ये जो भुखमरी वाली सिचुएशन है इसमें है। और मैं पता वो क्यों बोल रहा है ऐसा है, वो हम्म। इसीलिए क्योंकि ये चीज जानना कि ये माया जाल है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर इंसान की। हम्म। कह रहे इनको जब ये उस सिचुएशन में फंसे ही इसलिए क्योंकि इन लोगों ने देखा भाई ये बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे लिए ये कर देंगे, हमारे लिए वो कर देंगे। कह रहे इन्होंने इनके सामने घुटने टेकने शुरू किए, कह रहे धीरे धीरे उन्होंने इन्हें गुलाम बना लिया, उसकी वजह से मच गई भुखमरी। कह रहे ये हुआ है इनके साथ इस सिनेरियो में। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें कि ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी आज़ादी है तुम्हारी धरती पे कि इस तरीके के लोगों की मदद करे। कह रहे उनको खाना दे अगर खाने की ज़रूरत है, अगर उनको उनको क्या कहते हैं दवाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो कह रहा है उनकी मदद करे। कह रहे क्योंकि ये तुम्हारी लर्न और टीचिंग दोनों का हिस्सा है इस प्लैनेट के ऊपर। क्योंकि इससे तुम्हारा दिल और ज़्यादा खुलना शुरू होता है कि तुम दूसरों की सेवा और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो उसने दोनों पार्ट बता दिए कि मैम वो फँसे क्यों, और ये भी बता दिया कि हाँ, ये तुम्हारे का कर्म का हिस्सा है यहाँ पे तुम्हारी धरती पे। क्योंकि उस वजह से ये तुम्हारे लिए माध्यम बन गया, कैटलिस्ट बन गया ना तुम्हारे लिए। भई ये माध्यम लगा, तुम्हें उनकी मदद करनी है। फिर उनके लिए माध्यम लगा ये कि तुमने गलती क्यों की वो वाली? अपनी आज़ादी दूसरे को दी क्यों? जब तुम्हारे पास तुम्हारी लैंड थी, अच्छी खासी खेती है तुम्हारे पास, करते उसको, अपने लिए करते, आस-पड़ोस वाले को फ्री में देते, इसको देते, उसको देते। तुम्हारे अंदर ही तो था ना लालच कि मेरे को भी ऐसे लेविश लाइफ़स्टाइल चाहिए कि भाई इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगला है, इसके पास पैसा है तो मेरे को भी ऐसा ही चाहिए। तुम्हारी इच्छा थी ना, बन गए गुलाम। तुम्हारे साथ ये हुआ है। कह रहे इस वजह से हुआ है ये दोनों दोनों चीज़ें, और दोनों का तरीका भी बता दिया उसने मैम। लेकिन वहां पर जो सोल्स ने जन्म लिया है अफ्रीका में, उन्हें तो पता हाँ, है कि वहां पर भुखमरी है और गुलामी है, और आज भी है। हाँ। चलो शुरू शुरू में भुखमरी थी, लेकिन शुरू में भी भुखमरी शुरू ही क्यों हुई? वहीं पर क्यों हुई? मैम मैम जिस एरिया और जिस लैंड में ये रहते थे ना, अफ्रीका में, पहले हाँ। बहुत फ्लरिश्ड लैंड हुआ करती थी ये। खैर हम हट रहे हैं अपने टॉपिक से लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बहुत हम्म। फ्लरिश्ड लैंड हुआ करती थी, ये लोग अच्छे खासे रहते थे आपस में साथ में। हम्म। फिर अंग्रेज गए वहाँ पे अपनी बोट्स वगैरह में, इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बोट्स देखी। हम्म। इन्होंने अपनी आज़ादी दे दी उनको कि अरे! हमें भी सिखा दो ये कैसे बनता है, अरे! हमें भी सिखा दो।
तो जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और धीरे-धीरे गुलाम बनाया था ना इनको, हाँ, सेम कहानी वहाँ पर थी, सेम कहानी वहाँ पर भी हुई थी। उनके साथ उस लेवल पे हो गई कि वो बेचारे आज़ाद ही नहीं हो पाए। आज तक नहीं हो पा रहे, सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, ओके। तो फिर जो लोग जो सोल्स वहां जन्म लेते इसीलिए हैं मैम हम वो कहते हैं अपने इसलिए मैम एक इम्पोर्टेंट नोट बताएँ, हाँ, क्यों कन्फेडरेशन डायरेक्टली यहाँ पे क्यों नहीं आ जाती? चाहे तो अभी आ जाए 2 मिनट, उनको 5 मिनट लगेंगे पूरा प्लैनेट आज़ाद करने में, 5 मिनट भी नहीं लगने, तर सारा कुछ करते चली जाएगी। और फिर जिस स्पीड से करेगी ना, लोग सोचते ही रह जाएंगे मेरे आस-पास आँखों के आगे हुआ क्या अचानक से? सब कुछ खत्म एकदम, एकदम से। वो पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि माध्यम लगे हुए हैं। उन्हें पता है जब तक ये मदद नहीं माँगेंगे, तब तक हम मदद नहीं करेंगे इनकी। और अगर ये आप लोगों ने कहा भाइयों हम तुम्हें अपनी आज़ादी दे रहे हैं, तो वो वैसे ही नहीं आएँगे तुम्हारे पास। क्योंकि उन्हें पता है कि तुमने अपनी आज़ादी देके खुद को गुलाम बना लेते हो तुम। हम्म, हमारे साथ मिल के काम कर लो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि भई हम अपनी आज़ादी तुम्हें दे रहे हैं, तो उस केस में भी कन्फेडरेशन नहीं आती है। हम्म। तो कॉन्फेडरेशन या अफ्रीका के लोगों को क्यों नहीं हेल्प करती? क्योंकि वो बुलाते नहीं है। मैम जब वो फँसी गए अपने अपने माया जब खुद के माया जाल में फँस गए, तो कैसे करेंगे मदद? कोई कोई नहीं, कैसे कर ले? मदद माँग ही नहीं रहे हैं तो करेगा कोई? मेरा सवाल एक्चुअली मैम ये था कि अफ्रीका में आज भी बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, तो वहां पर जो हाँ, सोल्स पैदा हो रहे हैं वो वहां पर किसी लर्न टीचिंग के लिए अपनी कोई कैटलिस्ट लगा रखी है तभी पैदा हो रहे होंगे। हाँ, इतनी हाँ, कि कठिन। इस तरीके की कठोर सिचुएशन से निकलना। किए होंगे मैम कुछ इस तरीके के कर्म पीछे से। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन टर्म्स? ये क्या आवाज आ रही है बीच बीच में बार बार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कौन-सी आवाज़ आ रही है? पता नहीं, कोई टुंग टुंग करके बार बार आवाज आ रही है, पता नहीं क्या है। खैर, what is the difference in terms of energy center activation between a person who represses emotionally charged responses to emotionally charged situations and the person who is balanced and therefore truly unswayed by emotionally charged situations? कहता है कि दो लोग, उनके दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? एक इंसान जो जिसके चक्रा सब बैलेंस्ड हैं और वो संतुलित है और वो किसी किसी भी बहुत ज्यादा इमोशनल भावनात्मक हालात से गुजरते हुए भी डोलता नहीं। और एक दूसरा इंसान है जिसके अम, उन्हीं हालात से वो गुजरे, लेकिन वो बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मैं एक मिनट रिस्पॉन्ड का ना हिंदी सुन ही लूं। रिस्पॉन्स इन हिंदी, जवाब। हाँ, जवाब ही तो, फिर मैं तो जवाब ही बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा कुछ और होगा। तो अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा भावनात्मक है और वो बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से जवाब दे रहा है उस हालात का, तो दोनों में क्या फर्क होगा उनके चक्र में? और मैम इसमें उसने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने इमोशंस को दबा के मतलब बहना नहीं है, दबा के और फिर निकलता है। कह रहे दूसरा है जो कि बहता ही चला जाता है। तो कह रहे इन दोनों के इसमें डिफरेंस क्या है तरीके से? तो रा कहता है कि दिस क्वेरी कंटेन्स, मैम ये आखिरी जवाब है इस पर्टिकुलर सेशन का। इसको इसके आगे के सेशन मतलब इस सेशन का आगे का हिस्सा हम सेकंड पार्ट में करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये सेशन अदरवाइज़ बहुत लंबा जाएगा। अच्छा, या आपकी इच्छा है अगर आपको आगे चलाना है तो? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। फिर कोई दिक्कत आप देख लो, अगर आप बिजी हो या आपको कोई नहीं, काम नहीं, है। नहीं, नहीं बिज़ी नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं ज जब से ज़्यादा लंबा सेशन ना हो जाए, लोगों के लिए हेवी ना हो जाए इन्फॉर्मेशन। कितना नहीं, इतना भी कोई लंबा नहीं है। तो हाँ, मैम वो आप बोल। कहता है दिस क्वेरी कंटेन्स एन इनकरेक्ट assumption to the truly balanced entity no situation would be emotionally charged. With this understood we may say the following. कह रहे जिस तरीके से तुमने सवाल पूछा है ना, कह रहे ये जो तुमने अनुमान लगाया, कह रहे ये इसमें हमें गलती लग रही है इस अनुमान के अंदर। कह रहे एक इमोशनल जो एक संतुलित व्यक्ति होगा ना, कह रहे उसके अंदर तो इमोशनली चार्ज होगा ही नहीं। कहता कोई सिचुएशन उसको इमोशनली चार्ज नहीं कर सकती।
कह रहे कि वो किस तरीके से होता है, अब हम तुम्हें बताते हैं। कहता है द रिप्रेशन ऑफ इमोशंस डीपोलराइजेस द एंटिटी इन सो फार एज इट देन चूज नॉट टू यूज द कैटालिटिक एक्शन of the space-time present in a spontaneous manner, thus dimming the energy center. There is, however, some polarization towards positive if cause of this repression is considered for other cells. कहता है देखो, एक तो ऐसा होगा जो अपनी इमोशंस को दबा लेगा। अगर वो दबाना शुरू करेगा ना, तो कह रहा है उसके जो चक्र है ना नीचे के, कह रहा है वो डिम होने शुरू हो जाएंगे, वो दबने शुरू हो जाएंगे। मतलब चमकने की बजाय डिम होने शुरू हो जाएंगे, कम कम। जैसे बल्ब होता है ना, धीरे धीरे मान लो ढंग से लाइट नहीं आती तो धीरे धीरे डिम सा होता चला जाता है वो। कह रहा है अगर उसने इस तरीके से किया, अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश की, कह रहा है तो उसके चक्र ना डिम होने शुरू होंगे। कह रहा है हालांकि इसमें भी एक चीज है कि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो ये अपने इमोशंस इसलिए दबा रहा हो क्योंकि सामने वाले की वजह से दबा रहा हो, कि सामने वाले हर्ट ना हो, या सामने वाले को बुरा ना लगे, या सामने वाले के साथ ऐसा ना हो, या सामने वाले के साथ वैसा ना हो। कह रहे उस केस में उसकी पॉजिटिव पोलराइजेशन हो जाएगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे वो ये कहता है द एंटिटी विच हैज वर्कड अलोंग इनफ विद द कैटलिस्ट टू बी एबल टू फील द कैटलिस्ट but not find it necessary to express reactions is not yet balanced but suffers no depolarization due to the transparency of its experiential continuum. Thus, the gradual increase in the ability to observe one's reaction and to know the self will bring the self ever closer to a truer balance. Patience is requested and suggested, for the catalyst is intense upon your plane, and its use must be appreciated over a period of consistent learning and teaching. वो कह रहा है कि देखो, ये जो तुम्हारे माध्यम होते हैं ना, ये लंबे समय तक के लिए जो ना लगते चले जाते हैं, और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मतलब तुम दुःख और ये सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारे अंदर, ठीक है, मान लिया। यार लेकिन वो एक बैलेंस तरीके का एक व्यक्ति होगा ना, वो डिपोलराइज़ेशन की तरफ नहीं जाएगा। वो इनको समझेगा, इनके अंदर की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखेगा। मैम ट्रांसपेरेंट को क्या कहेंगे? आर पार नजर आता है हाँ, जो। आर-पार उसके आर-पार देखने की पूरी कोशिश करेगा। यार उसकी आर-पारता को देखते हुए फिर चलना शुरू करेगा। यार इसकी वजह से वो धीरे-धीरे जब वो आगे चलना शुरू करता है तो अपने आप को भी और अच्छे से समझता है। यार अपने आप को जब और अच्छे से समझने लग जाता है ना, तब उसका असली बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। यार इसको करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है ना, कहता है वो होता है पेशेंस, धैर्य, धीरज। कहता है अगर उस वो धीरे-धीरे उसके अंदर धीरज आना शुरू होगा। कह रहे जब धीरज आना शुरू हो जाता है ना, कह रहे फिर वो आगे चल सकता है। कह रहे क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ के जो वो है ना, जो माध्यम लगे हुए हैं जो यहाँ पे, कह रहे वो इतने भीषण हैं कि अगर उसने अपने इसका इसका धैर्य का इस्तेमाल नहीं किया, कह रहे वो 1 मिनट में डिपोलराइज़ हो जाएगा। उसको वक़्त नहीं लगेगा वो। चल रहा होगा प्रेम के रास्ते पे, धाड़ से एकदम से इधर से उधर हो जाएगा वो। अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं है तो, मतलब धीरज नहीं है तो। यार और इसी धीरज का इस्तेमाल करते-करते वो लंबे समय तक अपने यहाँ के जितने भी वो हैं, जो उसके लेसन्स हैं, लर्न और टीचिंग दोनों चीज़ें, कहते तब वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, और ज़्यादा इस एक संतुलित इंसान इसी तरीके से चलेगा, धीरज को रखते हुए, अपना आपा नहीं खोएगा। हम्म, ये तो है। यहाँ के कैटलिस्ट बहुत माध्यम जो है वो बहुत तीव्र हैं। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं बीच में जानबूझ के ले रही हूँ कि आप लोग जो कलेक्टिव मेडिटेशन करने वाले हो, पहले तो वो शिल्पिका बोल रही थी कि आप कुछ करते क्यों नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ हम लोग संडे को कलेक्टिव मेडिटेशन करने वाले हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कितने बजे होगा ताकि ये लोग भी ज्वाइन कर सकें। तो अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहो पा, तो ये सेशन के एंड में बताना है तब बता देना, अभी बताना अभी बता दो। मैं सवाल पूछ लेती हूँ आगे का। मैम पहले हाउ सेशन कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे। How can a person know when he is unswayed by an emotionally charged situation, or if he is repressing the flow of emotions, or he is in balance and truly unswayed? तो डॉन कहता है कि बात तो सही है, लेकिन इसका फर्क एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली जो हालात हैं इसमें मैं संतुलित हूं और डोल नहीं रहा हूं, या मैं अपने भावनाओं को दबा के अपने चक्रों को ब्लॉक कर रहा हूं। तो दोनों में कैसे फर्क पता चले?
तो वेरी मैम इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, सवाल अच्छा है और रा का जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना। हम्म। रा कह रहा है कि इस बारे में अभी हम लोगों ने तुम्हें जस्ट अभी बताया था। कह रहे इसलिए हम ये तुम्हें दोबारा बताएँगे आराम से, मतलब दोबारा बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे जो संतुलित व्यक्ति होगा ना, उसके अंदर इमोशनल चार्ज नहीं होगा। वो सामने वाली सिचुएशन को बस एक सिचुएशन की तरह ही लेके चलेगा, कि हाँ, ये एक सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, बस यही तो करना है उसको। फिर वो बहेगा नहीं भावनाओं में। वो कहेगा एक आदमी रोए जा रहा है, हाँ, तू पहले रो ले अपना, तू कर निकाल ले पहले अपना जितना तेरा दुःख दर्द है, उसके बाद बैठ के आराम से बात कर लेंगे। फिर अगर वो गुस्से में, हाँ, तू पहले कर ले गुस्सा अच्छे से, तेरे को जितना करना है। अगर वो खुद भी गुस्सा है, तो आराम से चुपचाप बैठेगा, गुस्सा करेगा, जो भी करना है अपना आराम से बैठ के उस गुस्से को एनालाइज़ करेगा। फिर उसके बाद जब उसे सही लगेगा कि इस वक़्त मुझे अपनी बात बोलनी चाहिए, धीरज से तब बोलेगा। ऐसे नहीं कि गुस्से में आके कुछ भी हड़बड़-हड़बड़ करने लग जाए, नहीं, ऐसे नहीं करेगा वो। तो वो कह रहा है कि बट इज़ सिंपली अ सिचुएशन लाइक एनी अदर इन व्हिच द एंटिटी मे और मे नॉट ऑब्जर्व एन अपॉर्च्युनिटी टू बी ऑफ सर्विस। कह रहे हैं कि जब वो ये समझने लग जाता है ना, तो उसको ये भी समझ में आ जाता है कि भई इस तरीके की सिचुएशन में अब मैं इस व्यक्ति की मदद कैसे कर सकता हूँ। वो तो रोए जा रहा है दहाड़े मार-मार के और हम कह रहे हैं, "अरे भाई चुप हो जा।" हमें जैसे होता है ना मैम कि कुछ हो गया ज़िंदगी में, "हाय! अम्मा चली गई, बड़ी अच्छी थी अम्मा, तेरे बारे में तो ये सब कहती थी, तेरे बारे में तो वो सब कहती थी।" अगला वैसे ही दुःख में है, उसे और अम्मा-अम्मा याद दिला-दिला के और रुला दिया उसे। तो ये हमारी आदत होती है, ये नहीं पता चलता हम लोगों को कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसको परेशान कर रहे हैं और। हम्म। तो वो और ज़्यादा दुःख में चला जाएगा तुम्हारी वजह से, ना कि वो बाहर निकलेगा उसमें से। हम्म। Here the closer an entity comes to this attitude, the closer an entity is to the balance. कह रहे जितना वो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ समझ के चलता जाएगा ना, उतना उसके अंदर संतुलन बनता चला जाएगा। और आगे भी वो कहता है, कह रहा है, "You may note that it is not our recommendation that reactions to the catalyst be repressed or suppressed unless such reaction would be a stumbling block not consonant with the law of one to an other self. It is far, far better to allow the experience to express itself in order that the entity may then make fuller use of this catalyst." कह रहे कि हालाँकि हम तुम्हें ये भी बता दें, इसको इसको आप नोट कर लेना, इसे ध्यान करना, कि देखो दोस्त, हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी फ्री विल को और अपने इमोशंस को दबाओ। कह रहे वो तब तक नहीं होना चाहिए, मतलब दबाओ उसको तब तक नहीं, जब तक वो लॉ ऑफ वन के तरीकों से ना मैच करता हो, तब तक मत दबाना उसको। कह रहे कि अगर वो लॉ ऑफ वन के तरीकों से मैच कर रहा है तो ठीक है। और उसमें भी पता करने का तरीका ये है कि अगर मैं अपने इमोशन, अगर मैं अपनी इच्छाएँ, अगर मैं अपनी सारी चीज़ें दबा रहा हूँ, तो इससे क्या दूसरे की सहायता हो रही है? अगर हो रही है दूसरे की सहायता, कह रहे तो ठीक है। कह रहे उससे सहायता भी नहीं हो रही और तू घुटे जा रहा है, अंदर ही अंदर रोए जा रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? जैसे होता है ना मैम ब्रेकअप के टाइम पे अब पड़े हुए कोने पे यहाँ पे तकियों पे तकिए उल्टे हो गए, रोए जा रहे हैं, आँसू आँसू बह रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, नस काट ली, ये कर लिया। अरे अगले को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अदर सेल्फ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारे। तुम वैसे ही लगे पड़े हुए कोने में क्योंकि तुम्हें दुःख है उस चीज़ का। अरे उस दुःख को एनालाइज़ भी तो करना होता है कि भाई मेरे से भी कहाँ गलती हुई है। जब आप उसके अंदर अपनी गलतियाँ ढूँढनी शुरू करते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है मैम कि ये एक एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ मैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम ये कह रहे होते हैं उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। आप जितना उसकी करते रहोगे ना, उतना वो दुःख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप और ज़्यादा पेन में रहोगे। जबकि अगर आप ये कह दो ना यार यहाँ मैंने गलती की थी, यहाँ मैंने गलती की थी, कोई नहीं, अब नेक्स्ट रिलेशनशिप अगर कोई होगा, तो उसके अंदर ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो ऐसे आप लर्न करोगे और फिर आप धीरे-धीरे आगे निकलोगे। Then it is far, far better to allow the experience to express itself in order that the entity may then make fuller use of this catalyst. कह रहा है ये तो बहुत बहुत बढ़िया होगा कि तुम जितना हो सके अनुभव लो, जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करो, जितना बोल सकते हो अपने बारे में, अपने आप अपनी इच्छाएँ बोल सकते हो, अपनी चीज़ें बोल सकते हो, अपने आप को जिस चाहे आर्ट से एक्सप्रेस करो, डांस से एक्सप्रेस करो, कैसे भी जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है, मुँह से बोल के एक्सप्रेस करो, कह रहा है करो। कह रही ये सारी चीज़ें तुम्हें और मदद करेगी, यही तो तुम्हारे माध्यम हैं, दोस्त, इनका इस्तेमाल करो। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, पूछूं? जब भी आप बोलोगे अब हम जब सेशन बंद कर देंगे। हमने 6 बजे शुरू किया है ना? ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से डेढ़ आगे का सेशन डेढ़ कम से घंटे का हो कम गया। 1.5 घंटे और चलेगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं पता है क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ हुँ, कि
यहाँ पर उसने बताया कि एक इंसान भावनात्मक भावनाओं में बह के कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशन को, अगर कोई बहुत ही इमोशनल सिचुएशन हो गई। तो आपने बोला कि ब्रेकअप हो गया तो आप मतलब रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। दूसरी तरफ अगर सपोजिंग एक उदाहरण दे रही हूँ, किसी ने आपका बहुत गंदा वाला दिल दुखाया, जिसकी आपने तो हमेशा अपना पूरा प्यार दिया, और किसी ने, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी बहुत गंदा वाला आपका दिल दुखाया, लेकिन आपको इतना ज्यादा शॉक लगा उस चीज का कि आपने रिएक्ट तो किया ही नहीं, और आपने कहा चल ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। और आप आगे बढ़ गए, जबकि आपको दुख बहुत हुआ, लेकिन आपने लड़ने के बारे में नहीं सोचा, या आपको वो सही नहीं लगा कि कोई फायदा नहीं है, छोड़ो परे, क्यों झगड़े करने या क्यों किसी के ऊपर दोष लगाना। तो उसको अपने इमोशंस को सप्रेस करना बोलोगे या बैलेंस्ड होना बोलोगे? मैम इस सिचुएशन को मैं एक बैलेंस सिचुएशन तो नहीं बोलूँगा किसी भी हाल में। इस सिचुएशन को मैं इस तरीके से ज़रूर देखूँगा कि यार इसने दुःख तो दे दिया मेरे को, बोल तो दिया। उस सिचुएशन को दोबारा रिपीट, जैसे होता है ना रिवाइंड करके कोई कैसेट देखते हो, अपनी टेप देखते हो या कोई वीडियो देखते हो, उसको एक बार को सिचुएशन को दोबारा ज़रूर देखूँगा कि मैंने क्या-क्या किया था इसके अंदर। हाँ, क्योंकि चलो जब तक वो मैं भी कर लिया। अपना एक्ट नहीं समझूँगा ना, तब तक मैं दूसरे का एक्ट नहीं समझूँगा। और हाँ जब तक ठीक मैं है, हुँ, चलो वो भी कर लिया, और अपनी हाँ, गलती भी पता चल गई सामने वाले की, हो नहीं हो, अपनी गलती के ऊपर ध्यान दिया और पूरा रिवाइंड करके समझ लिया, और आपको हुँ, लगा कि यू डिड नॉट डिजर्व दिस। हाँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक हाँ, इंसान अगर इतना गिर सकता है, हाँ, तो ठीक है, उसकी मर्जी। अगर उसे, आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उसके अंदर उसकी जेलसी है, उसकी नेगेटिविटी की वजह से अगर उसने बुराई निकाली, तो मतलब उसका दिमाग ही गंदा है। तो फिर ऐसे हाँ, इंसान से बहस करके या समझा के फायदा भी क्या? हाँ। तो वो उसको क्या बोलोगे कि सप्रेस किए इमोशंस और बात करनी चाहिए थी मैम उस कि? सिनेरियो में मैं इसको एक बैलेंस्ड डिसीजन बोलूँगा, पता है? बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब उस इंसान के अंदर संतुलन है कि उसको पता है कि यार ये बंदा जो है, अभी थर्ड डेंसिटी के भी बहुत ही सब ऑक्टेव पे है ये। बहुत ही सब डेंसिटी में भी बहुत नीचे है ये अभी। इसको अभी झटके जब तक नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में, ये नहीं उभरेगा इससे। तो आप ये मत करो कि उसको झटके दे दो, पड़ जाएँगे उसको कहीं न कहीं से आके। ये माध्यम तो देने उसके की भी है ना। जरूरत नहीं है। वो पड़ ही जाते हैं मैम कहीं न कहीं से आके। हाँ, लेकिन जो इस जो ऐसा सिनेरियो में जो आपने पड़ एक्ट जाता बताया है ना, उस एक्ट को मैं कहूँगा एक बहुत ही बैलेंस्ड एंटिटी है फिर ये। जिसने भी आप अगर आप हो, तो आपका बहुत बैलेंस्ड डिसीज़न था ये। इसको बहुत अच्छा डिसीज़न बोला जाएगा। क्योंकि अगर आप वो करते, आगे घुसते इसमें चीज़ में, तो चीज़ें एस्केलेट हाँ, करती, इसका मतलब आपने अदर सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच के उस चीज़ को वहीं पे रोका है। हाँ, इसका मतलब बैलेंस तो आपके अंदर हुआ ना, उसके अंदर तो नहीं है। वो तो अगर आप हल्का-सा बोलते वो फिर और करता, फिर और करते आप, फिर और करता। तो इस हाँ, सिनेरियो में आपने उस चीज़ को एस्केलेट होने ही नहीं दिया, आपने नीचे र दबा दिया उसको। हाँ, जब हालाँकि इस दुःख हुआ उसी, आपको, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने एक बहुत साउंड डिसीज़न लिया उस सिनेरियो के अंदर। मतलब मुझे इस लेवल का दुख हुआ कि वहां से उठ के जब मैंने जाना था ना, मेरी टांगे मेरा हाँ, साथ नहीं दे रही थी, मेरे को ऐसे लगा मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। उस लेवल का हाँ मुझे मैम। शॉक लगा और दुख हुआ। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ जिंदगी में, एक 3-4 बार हो चुका है। हुँ। लेकिन मतलब मैं इतना तो समझ गई कि कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। अब मैंने अपना काम किया, आगे वो जाने, उनके कर्म जाने, कोई नहीं, और मैम आगे बढ़ो। ये जो आपने अभी स्टेटमेंट बोली ना, मैंने अपना काम किया, अब आगे वो जाने और उनके कर्म जाने। आप नोटिस नहीं कर रहे हो इसके अंदर सहानुभूति है, पता है? हम्म, इस 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 जो सेंटेंस को आपने बोला ना, इसमें सहानुभूति है, कि आपको उसका दुःख भी है, कि भाई इसने ऐसा कर तो दिया, पता नहीं इसका क्या होगा, या इसके कर्म जाने भगवान। एक तरीके से अंदर से आप यही बोल रहे हो कि यार इसके कर्म पता नहीं है क्या होगा इसके साथ। हम्म। इससे ना सहानुभूति है, आप अपने वो आया स्टेटमेंट को अगर देखोगे ना गौर से, तो इसमें सहानुभूति है। वो आया था मेरे दिमाग में।
हाँ ठीक है, तो 1.5 घंटे का हो गया, बहुत ज्यादा लंबा सेशन लोग देख नहीं पाते हैं, तो ठीक है, फिर बाकी का सेशन कल करते हैं। ये और कितना लंबा है? यूट्यूब वाले जो मेडिटेशन का पूछ रहे थे, उसके बारे में कुछ कहना है पा? हाँ यार, अभी हम लोग एक मास मेडिटेशन करेंगे। आप लोगों को ब्रह्मांड की सैर करानी है और आपको एक्सपीरियंस कराना है कि ब्रह्मांड कैसा होता है और क्रिएटर से कैसे अपनी बातें रखी जाती हैं, लॉ ऑफ वन का इस्तेमाल करके। तो बिना किसी आज़ादी का उल्लंघन किए हुए हम लोगों ने मेडिटेशन बनाई है, ताकि किसी की भी आज़ादी का उल्लंघन ना हो और दूसरों के भले के लिए ही उस तरीके की मेडिटेशन बनाई है। तो यदि तो आपकी ये इच्छा संडे हो, को करनी है ना? मैम संडे को मोस्ट प्रोबेबली रात में करेंगे हम लोग। भाई ये 2 से 3 घंटे की भी जा सकती है मेडिटेशन। तो अगर आप लोग करोगे तो दोस्त वो तो मत आना इस मेडिटेशन के अंदर जिसके अंदर हल्का-सा भी दिमाग में विभाजन है, जो दूसरों को अपने से अलग समझ के चलता हो। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि वो अपनी पोलैरिटी की वज़ह से ना दूसरों की पोलैरिटी ले जाएगा नीचे। और उससे ना जो होती हैं कुछ चीज़ें, आप अभी नहीं समझोगे, अभी लॉ ऑफ वन का अभी प्रॉपर उतना ज्ञान है नहीं अभी आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं उल्टी-सीधी हो जाती हैं, इसलिए हम लोग नंबर तो ज़्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है। बट वो नंबर ऐसा होना चाहिए, सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपका लॉ ऑफ वन से प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है, रा से, क्रिएटर से, तो जॉइन करना दोस्त इसको। और अगर आप इस पूरी मनुष्य जाति के लिए, इसकी मानवता के लिए भला चाहते हो, तो ही जॉइन करना दोस्त, वरना अ, मत आना, अपने-अपने मतलब के लिए मत आना। अच्छा, पर दूसरा सवाल ये है कि श्योर 3 घंटे या उससे ज्यादा जाएगा, तो कितने बजे शाम को शुरू करेंगे या दोपहर को करेंगे? संडे को तो कर रहे हैं, तो दोपहर को करेंगे या शाम को करेंगे, कैसे करेंगे? मैम मोस्ट प्रोबेबली मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि शाम को इसको स्टार्ट करते हैं संडे को। 7 ओ, बजे स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक भी अगर खत्म हो गई, ओ शिट, संडे तो को। ठीक है। लेकिन लेकिन फिर संडे को नहीं तो मंडे को, कभी भी। पहले तो आप लोग अपना-अपना एक ड्राई रन करोगे, ड्राई रन करने के बाद फिर सारे बैठेंगे ताकि सिंक में आ जाएँ सारे। तो तो ये लोगों भी को हो तो सकता एक है दो दिन कल पहले आपको बताना मेडिटेशन पड़ेगा। मिले, ये भी हो सकता है कल आपको मेडिटेशन मिले। संडे को आप अपना ड्राई रन करो, फिर उसके बाद अगले वीक में जब भी आप लोगों को ठीक लगे जो टाइम, उस टाइम पर अरे हम लोग बोलते करेंगे। बोलते 10 दिन हो गए हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, 10 दिन वो बहुत लंबा चलता जा रहा है। वो वर्ल्ड के लिए प्रे करना है, जो हालात दुनिया में हो रहे हैं। मैं तो क्या चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो। सैटरडे को नहीं कर सकते क्या? मैम सैटरडे को मुश्किल रहेगा, एक ड्राई रन तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा उसका। 2 तो ढाई घंटे की अगर 3 घंटे की खिंच गई है, तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी पूरे बॉडी के सारे एनर्जीज़ जो सेंटर्स हैं ना, वो काँपने शुरू करेंगे इसके अंदर। आपने उसका एडिटेड वर्जन बनाया क्या? मैम एडिटेड वर्ज़न बना ही नहीं सकता उसका, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता उसमें। नहीं मतलब, अन अच्छा, अन तो अन अनफॉर्च्यूनेटली नहीं। ड्राई रन कल कर सकते हैं? कल शाम तक मैं कल दिन में बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, तो शाम को आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग क्यों करनी है? आप पढ़ नहीं सकते हो? मैम पढ़ने से नहीं होगा ना, उसके लिए पीछे कुछ स्पेसिफिक साउंड्स चलेंगे, वो साउंड खींच के आपको अंदर ले जाएँगे उसके। आपको पता नहीं चलेगा, आप देखना ना, जब होगी तब देखना आप। अच्छा, तो फिर आप कल रिकॉर्डिंग करोगे तो परसों ड्राई रन कर लेते हैं। हाँ, देख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो जो भी होगा मैं यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगी। यूट्यूब पे हुँ, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अ, हाँ, और देखते हैं फिर, अगर कल फिर, तो कल शाम का सेशन तो करेंगे ना? हाँ, कल का सेशन होगा शायद, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। हाँ मैम, वो मैं अच्छा, आपको कल का सेशन का कल ही बता पाऊँगा फिर मैं। ठीक है। और ये ट्रिक्ट फोन सही कह रहा है कि 8 या 9 बजे शाम को करो, तो बाकी सब लोग भी फ्री हो जाएं और रात के 11-12 बजे तक भी चले तो चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा ही हाँ, करते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। हाँ, ये सही रहेगा, रात के 9 बजे शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। दिस वाज पार्ट 1। वील कम बैक सून विद पार्ट 2। बाय। हाँ, तो कितना लंबा और चलेगा पा? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। अरे हाँ, रिकॉर्डिंग मैं तो भूल ही गई, सॉरी सॉरी सॉरी।